मुझे ऐसे कंफर्ट करने लग गए। इसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं एक और स्टैंड अप कॉमेडी जो कि होने वाली है चिराग की। ठीक है भाई, इसकी काफी डिमांड आई हुई है अभी और कुछ टाइम में इसमें अच्छे खासे व्यूज हो गए हैं। ठीक है, 500 के प्लस जा चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी वीडियो है भाई, पता नहीं कैसे रिएक्ट होगा क्योंकि भाई स्पेस आपको पता है आईफोन में क्या होता है। अभी फिलहाल हम इसको देखने वाले हैं बिना बकवास करे। भाई 1 घंटे 20 मिनट की है ये तो, काफी लंबी है। ठीक है, काफी डिमांड आई थी तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सिनेमा क्लोली 3 2 1 गो। शो आई होप कि शुरू करने मजा से आए भाई। पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ठीक है? तकरीबन 4 महीने ओके, पहले दिसंबर 2025 में आई लॉस्ट माय फादर। तो मैं उसके बारे में आज बात करना अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरे को खराब नहीं लगता बिल्कुल भी ये बात करके, बस मेरे को कभी कभार हैवी लगता है। तो अगर शो में कहीं ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा हैवी लगने लग जाएगा तो मैं एकदम से सब स्टोरी वोरी अबैंडन करके है मेरे बाल झड़ रहे हैं करने लग जाऊंगा, ठीक है? तब आप ऑकवर्ड मत होना, पूरा ओके, साथ देना। अचानक से मत करना वो कि क्या मेन है। सुना रहा था, अब खोपड़ी दिखा रहा है। मेरे साथ रहना, ठीक है? क्योंकि मेरा ना इस बारे में बात करने का मन बहुत होता है, पर मैं ये रियलाइज करा है कि जब तक किसी ने ऐसा कुछ सिमिलर लॉस एंड्योर नहीं करा है तब तक वो बात समझ भी नहीं पाता है, ठीक है? जैसे सही मेरा एक बात है। स्कूल का फ्रेंड था जो उठा नहीं पाया था, और वो मेरे से पूछ रहा था कि तेरे को क्या चल रहा है अभी तेरे दिमाग में। कहा यार मैं तो अभी ना रोज सुबह उठता हूँ और भूल जाता हूँ कि मतलब वो नहीं है, तो रोज एकदम स्क्रैच से उनकी एब्सेंस हमें अब्जॉर्व करनी पड़ती है। क्या? डिनाइल फेस? विनायक क्या फेस। क्या तू डिनाइल फेज में चल रहा है? ग्रीफ के 5 ही फेज होते हैं भाई, डिनाइल, एंगर और एक्सेप्टेंस होता है। तो ऐसे देख, तू एक्सेप्टेंस से बस 4 ही फेज दूर है। मैं कहा, तो इसको वीडियो गेम टाइप क्यों बता रहा है भाई ऐसा भी कि कुछ होता है क्या? है? ये कहाँ सीखा मुझे तूने? भी नहीं पता। क्या रील पे? रील से मैंने सीखा कि ग्रीफ इज जस्ट लव विद नो प्लेस टू गो। मैं कहा तूने ये वाला लीफ सीखा क्या है? होता है? लपड़ इज जस्ट इरिटेशन विद वन वेरी स्पेसिफिक प्लेस टू गो। कह रहे वाह यार, तू तो बहुत जल्दी एंगर फेज में भी आ गया है। पता नहीं इसको इंटेलेक्चुअलाइज करके क्या, जिस मेरे को सबसे खराब इस टाइम पे स्पिरिचुअल जो लोग हैं उनसे बात करना लगता है, जो ये सब ज्ञान देते रहते हैं कि अरे वो तो सिर्फ उनका शरीर गया है, शरीर तो नश्वर होता है, आत्मा सीरियसली तो। जब मेरी कैट भी एक्सपायर हुई थी ना, तो मेरे एक दोस्त है उसका भी यही था। भाई उस टाइम पे नहीं चाहिए ये सब ज्ञान। इतना अजीब लगा, मतलब मैं कंटिन्यूअसली 2 दिन तक रोई हूँ, मेरी आंख सूजी हुई है, मुझे क्या सुनने को मिल रहा है ये सब। कि वो किलकारियां भी मार रहे होंगे। सच में। मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का, है? मैं अगर उनको मिस कर रहा हूं तो मैं किसी भी न्यूबॉर्न को उठा के ले जाऊं, उनको बोलूंगा भाई इसके शरीर को पॉटी करा दो, मेरे को इसकी आत्मा को धुरंधर 2 दिखानी है। थोड़ा मुझे लगता है मैं भी थोड़ा ना सेल्फिशली रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोग आ तो मदद ही करने रहे हैं, है ना? जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, उसने आके बोला कि ये बात हम सही लोग है। लास्ट ईयर हम लोग भी ऐसे ही दुखी थे जब हमारी दादी की डेथ हुई थी, और हम मतलब मेरे दादाजी तो इनफैक्ट इतने डिप्रेस थे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, और मैं अपने मन में सिर्फ कंपेयर करे जा रहा हूँ कि ये कैसे समझेगी, इसके तो अभी दादाजी भी जिंदा हैं। हाँ, मैं समझी नहीं, इस एक निकल मिनट पा ना रहे थे, पीछे फिर। और मैं अपने मन में सॉरी गाइस, हम पीछे लोग करूंगी। लास्ट ईयर हम लोग भी ऐसे ही दुखी थे जब हमारी दादी की डेथ हुई थी, और हम मतलब मेरे दादाजी तो इनफैक्ट इतने डिप्रेस थे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, और मैं अपने मन में सिर्फ अच्छा, कंपेयर करे जा रहा हूँ दादाजी हैं। कि ये कैसे समझेगी, इसके तो अभी दादाजी भी जिंदा हैं। दादाजी हैं। ये मे भी यही होगा इसको इसलिए कहाँ दुख से नहीं समझ समझ में पा रही है। आएगी इस लॉस की ग्रेविटी? पर मुझे लगा इसका इंटेंशन तो कम से कम अच्छा है, तो मैंने उससे पूछा कि फिर कैसे निकले तेरे दादाजी से बाहर? कह रहे उनको बहुत समझाया उनके पापा ने। दादाजी के पापा ने? और दादाजी? साले तुम्हारे परदादा भी जिंदा है। वाह यार, कितनी लंबी उम्र होगी उनकी। मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है कि मैं ग्रीफ के कौन से फेज में हूँ, ठीक है? मैं बस बहुत मिस करता रहता हूँ उनको, और जब मैं उनकी सारी फोटोज वीडियोस सब देख लेता हूँ तो फिर मैं उनके जो जो फेवरेट रोमांटिक गाने हैं वो सुनता रहता हूँ, उनको सोच के विद सम क्रिएटिव। गाइस, अगर मैं इमोशनल हो जाऊं, मैं होने लगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज में, हमने ऐसे किसी को खोया तो नहीं है। मैंने अपनी कैट को खोया तो मेरे माइंड में बस वो आती है यार भाई।
ये ऐसे क्यों कर जो रहे हैं? फेवरेट रोमांटिक गाने हैं वो सुनता रहता हूँ उनको सोच के, विद सम क्रिएटिव sad लिबर्टीज, क्योंकि कभी कभार गाने में एक ऐसी कोई लाइन आ जाती है जो फुल मेरे को मेरे दुख से एकदम से बाहर वो निकाल देती है। मैं उनको याद कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एकदम से लाइन आएगी, ऐसे ही कमसिन कली तू, फिर अपने मन में एडिट करके सुनना पड़ता है कि ऐसी कमसिन कली आप। क्या है यार ये? दूसरा ना, इसमें सब डिस्ट्रैक्शन है, बोलते हैं कि बेस्ट डिस्ट्रैक्शन होता है आप काम पे चले जाओ। साला प्रॉब्लम ये है कि मेरा काम ही बिजी हो जाओ। है जो इस काम के बारे में ना इजी चीज होती थी कि बस स्टेज पे आकर कुछ भी बकवास कर दो, लगता ही नहीं था कुछ एफर्ट है कि कुछ भी कर दे है। ये तो वही बात हुई कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी अंदर गांड में घुसी, ऐसे बकवास करके। दिस वाज अ वर्क डे फॉर अस। अब यही सब चीजें मेरे को इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा है कि ये मैं कहाँ से भाई ये मस्ती कर लूं, मेरे बिल्कुल मूड में ही नहीं हूं मैं मस्ती के। आई थिंक ये पहली बार है जिसमें मैंने स्टैंड अप से भी ब्रेक लिया है। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था तब तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेता अच्छा, रहता था, ब्रेक लिया है। ठीक है। और ये मेरे पेरेंट्स को इतना ऑड लगता था कॉन्सेप्ट काम से ब्रेक करने का, क्योंकि मैं मेडिकल फैमिली से आता हूँ, ठीक है। तो वो तो हमेशा से ना टाइम देखते हैं ना पर्सनल कमिटमेंट, जब कोई मरीज बीमार होता है हमेशा भागते रहे अस्पताल। मैं जिस दिन से ऑफिस जाना शुरू करा था, मैं हमेशा अपने काम को उनके काम से कंपेयर ही करता रह जाता था कि अगर ये लोग ऑफिस नहीं जाते हैं तो कोई मर रहा होता है, मैं नहीं जा रहा हूं कौन तो बोल रहा है? कौन ही, इनफैक्ट रोज ऑफिस जाके थोड़ा थोड़ा मैं मरे जा रहा हूँ। और Nice. ये वाला कॉन्ट्रास्ट सही कोविड बात के है। टाइम पे इतना स्ट्रांगली हाईलाइटेड था, क्योंकि हम लोग पहली बार सेम स्पेस से ऑपरेट कर रहे थे। तो एकदम मेरे पापा परेशान आए हॉस्पिटल से, मैं कहा क्या हो गया, कह रहे बहुत खराब दिन निकला है। मैं कह रहा मेरा भी खराब दिन निकला है, क्या हो गया आपके साथ। कह रहे हैं एक फैमिली है, उनके बच्चों में कुछ तो कंजेनिटल डिफेक्ट रहता था, बच्चे वो पैदा होते ही बिल्कुल मर जाते थे। इस बार बड़ी मुश्किल से हमने एक बच्चा बचाया था, हफ्ते भर से हम NICU में जूझ रहे थे, बट आज ऑपरेशन टेबल पे उस न्यूबॉर्न बच्चे ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। कह रहे तेरे साथ क्या हुआ है। कहा मेरे बॉस को मेरी PPT का फॉन्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा है, तो उसने आज कॉल पे मेरे से थोड़ी रूड टोन में बात करी है। ओवरऑल टफ डे फॉर पंजवानीज। मेरे डैड एक सर्जन थे, ठीक है, जो बच्चों की सर्जरियां करते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं मालूम था ये काम करते हो। ऑल्दो मैं देखता था, हम जब भी किसी रैंडम पार्टी में घुसते थे तो उनको देख के रैंडम छोटे बच्चे रोने लग जाया करते थे। मैं पूछता था ये क्या करा आपने, कह रहे वो जब आया था ना उसके पेशाब का रास्ता गलत नीचे की तरफ था, तो मैंने खोल खाल के सीधा कर दिया था। क्योंकि वो ना ऐसे बात करते थे, उनको आदत थी मरीज जो गांव के आ रहे हैं उनको काउंसिल करने की, तो उसी भाषा में बात करते थे, मेरे को भी उसी में समझाते थे। एकदम हॉस्पिटल भाग के जा रहे हैं, मैं क्या हो गया, कह रहे बच्चा आया है उसके पॉटी के रास्ते में कोई दिक्कत है, तो हम आज पेट से एक नया पॉटी का रास्ता निकाल देंगे। अब आप कुछ ठेकेदारी का काम करते हो क्या। क्या बस रास्ते इधर उधर ही होते रहते हैं, कुछ होगा ना इसका, कुछ टेक्निकल टर्म कुछ है, न्यू एसहोल इनॉग्रेशन कुछ होता होगा ना ये क्या रास्ता है इधर। एक और रीजन था, मेरे पापा ना हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, तो वो क्या उनकी पूरी टीम ऐसी थी कि मेडिकली बहुत कॉम्पिटेंट थे, बट इंग्लिश सबकी पैदल थी। भाई जो उनके कंपाउंडर थे उनको वो बता रहे हैं लिखो पर्चे पे, चाइल्ड हैज अनडिसेंडेड टेस्टिस, उसने लिखा है चाइल्ड हैविंग एंडिंग सेंडिंग टेस्टिस। ये पर्चा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वो कह रहे तो मतलब टेस्टिस खत्म होने वाले हैं जल्दी, उससे पहले ब्लू डार्ट से भेजना है फटाफट। क्या यार। मेरे पापा ना एक्चुअली ये पेशाब रास्ता ये वाला है ना, ये इसको हाइपोस्पेडियस सर्जरी कहते हैं, और इसके वो एकदम चैंपियन थे। तो बहुत सारे जब भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे अपने यूनिक केसेस प्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारे केसेस की फोटोज खींच के रखते थे। हमें बचपन में कभी ऑड ही नहीं लगता था कि इतनी सारी फोटोज पड़ी हुई हैं। तो एक बार मेरा एक फ्रेंड आया, उसने कंप्यूटर खोला, वो कह रहा है ये क्या है। 2.5
500 अलग अलग रंग की बस लुल्ली लुल्ली ये। Shit. अरे आगे जाके देखे, अरे कटी हुई लुल्ली। अरे भाई और आगे जाए हाँ। सिली हुई लुल्ली भी आएगी भाई, ऐसे आप। Shit यार। इसका बस एक इकलौता ठीक। फायदा ये होता था कि क्योंकि ये स्कूल में भी जो बच्चे कराते थे ना सर्जरीज, तो मेरे पास स्कूल की एकदम नीश गॉसिप हुआ करती थी। बुलिंग में मैं ऐसा रैंडम वाइल्ड कार्ड फेंक दिया करता था, पूरी पलट देता था। कोई आके मेरे को चिढ़ा रहा है छोटू, मैं कहा मैं छोटू। साले एंडिंग सेंडिंग टेस्टिस। मेरी मम्मी एक गायनाकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये वाली बात मैंने कॉलेज में एक फेज था जब सबको बताना बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी वो भाई बस फ्री कंसल्टेशन में ही लगी रहती थी कि कल अच्छा। कुछ तो हुआ है राहुल के साथ, अगर एक बार आंटी से बात हो जाती तो। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे लिए आंटी है, मेरे लिए तो मम्मी है। हैं साले कितना सही awkward है, बात रोज है। तुम्हारे बस ठरक रगड़न के किस्से सुनाता रहूं मैं। कि प्लीज, मैं कहा तू कर ले बात, मैं नंबर दे दे रहा हूँ। और मम्मी को मैसेज कर देता साइड में कि मम्मी एक रीच आउट करेगी, और डिस्क्लेमर उसमें भी डाल देता था कि चिंता मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है। उनको ऐसा न लगे लड़का बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केट में क्लाइंट तैयार करके आ रहा है। Shit. प्रोटेक्शन यूज कर ले। अरे नहीं नहीं भाई, अभी तो मेरी मम्मी का ऑफ सीजन आ रहा है यार, कैसी बात। एक डीएनसी तो हमारे को तो, क्योंकि ये बचपन से इतना हाई स्टेक्स काम करते हुए आए हैं, मैं इतना सरप्राइज रहता हूँ कि वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सीरियसली कैसे लेते थे। हैं दिन भर काटा पीटी करके घर वापस आ रहे, और मैं एकदम पैनिक में खड़ा हूँ कि इमरजेंसी हो गई है। कह रहे यहाँ पे भी इमरजेंसी हो गई है, क्या हो गया। मैं कहा कल सुबह क्राफ्ट के प्रोजेक्ट का सबमिशन है और मैंने शुरू भी नहीं किया है। बेचारे दिन भर के थके, रात भर कलर्ड पेपर काट के फूल वूल बना रहे हैं। अगले दिन मेरी क्राफ्ट टीचर उस पे B- दे रही है। मम्मी कह रही है किस चीज पे डिडक्ट करें उसने। मैं कहा उसने कहा है कि कटिंग नीट नहीं है इसमें। हमारी कटिंग सर्जरी लायक है, लेकिन तेरी क्राफ्ट टीचर लायक नहीं है। मेरे पापा पूछे क्या उम्र है तेरी क्राफ्ट टीचर की। मैं कहा ये कुछ 40-45। कह रहे हैं जब अपनी बच्चेदानी निकलवाने आएगी ना तब बताते हैं उसे कि इसकी कटिंग नीट है नहीं है। हमेशा बिजी रहे हैं ये लोग, लेकिन कभी भी अनअवेलेबल नहीं रहे हैं। क्योंकि मेरी बचपन की यही सब मेमोरी है कि कहीं गाड़ी में कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, गोलगप्पे खिलाने ले जा रहे हैं। जब बहुत बिजी हैं तो अपने जो पेशेंट्स के राउंड लेने हैं उसी में हमें साथ में ले जा रहे हैं। अभी मुझे ये बहुत एंड्योरिंग मेमोरी लगती है कि सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए वो साथ ले जाते थे। बचपन में बहुत स्कैम्ड फील होता था, क्योंकि आप सोचो एक छोटा बच्चा एक्साइटेड बैठा है कि आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उपाध्याय हॉस्पिटल। मेरे लिए आगरा की नाइट लाइफ यही है। जैसे पूछते हैं ना दिल्ली में अगर 12 बजे के बाद कोई दारू की दुकान, मेरे से कोई पूछता है भाई आगरा में अगर 12 बजे के बाद कुछ क्रेजी करना हो, मैं कहा भाई टंडन नर्सिंग होम चले जाना। रात भर बच्चेदानियां निकल रही होती हैं उसमें। तो क्योंकि मैं एक ऐसी मेडिकली अवेयर फैमिली से आता हूँ ना, तो हमेशा हमारे यहाँ पे हर सिम्टम को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब जून में मेरे पापा की टंग पे कुछ ग्रोथ भी दिखी थी तो तुरंत हम हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। पर मैंने देखा है बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। सबको हॉस्पिटल जाने में एक बैरियर सा फील होता है ना कि ये तो यहाँ की वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं, यहाँ तो वार्म लाइट भी नहीं है, सिसका लगा रखी है सारी है। तुरंत नहीं जाते ना, कुछ एक बैरियर। जैसे आपको सर अगर कोई सिम्टम फील होता है तो आप क्या, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या करते हो आप? वेट करते हैं। नाइस, ये भी अच्छा हुआ है ना। बीमारी को चैलेंज कर रहे हैं कि पहले विकसित होके आओ तुम। ये पिकाचू को हम भाव नहीं देते, रायचू बनो। हाँ, गूगल करते हो, ओके, ये तो बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। यूट्यूब में देखते हैं। गूगल ना आपका उस उम्र पे जो भी सबसे बड़ा डर है वही डायग्नोसिस होएगी। मेरी यहाँ पे जांग में दर्द हो रहा है, यू आर प्रेग्नेंट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं लड़का हूं। योर गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस डैडी। भाई मेरी जांग में दर्द हो रहा है क्योंकि लल्ला आने वाला है। वही खेलेगा। कुछ भी होता है उसमें। कॉन्गो डैडी। अगर आप एक एज के बाद गूगल करोगे तो उसमें डायग्नोसिस आता है कैंसर हो चुका है। उसके आगे कुछ भी हेल्पफुल नहीं आएगा। कौन सा कैंसर? बेस्ट वाला। क्या नाम है? रेयरेस्ट। कहो तो तुम्हारे नाम पे रख देते हैं, चिरागो कार्सिनोमा। अरे मेरे पास कितना टाइम है? थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। टिक टिक 9। अभी इसका गूगल का एक इवॉल्व वर्जन आ गया। अभी लोग चैट जीपीटी करते हैं। वो इतना बदतमीजी से नहीं बात करता है। चैट जीपीटी ऐसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, यू आर सो ब्रेव फॉर शेयरिंग योर सिम्टम्स, यू आर अ क्वीन एंड द क्वीन इज प्रेग्नेंट। Oh my God. आप क्या करते हो मैम अगर आपको कुछ सिम्टम फील होता है? चैट जीपीटी आप ओके। आप किसी को बात ही नहीं करनी है बेंचो की चैट जीपीटी पे हटा यार। आप क्या करते हो? चले जाते हो आप हॉस्पिटल? हाँ, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। ये भी सॉलिड टेक्निक भाई। इग्नोर इट। है बीमारी को आप रिश्तेदार वाला ट्रीटमेंट दो कि वो रूठ के चला जाएगा कि इस बॉडी में मेरी पखत ही नहीं है। ये सब तो सोल्यूशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सो जाते हैं, बॉडी को एक वाईफाई आराम राउटर करते वाला हैं। ट्रीटमेंट दो, है ना, कि एक बार ऑफ करके ऑन करके देख लेते हैं। तब भी रेड लाइट आ रही होगी तो देखते हैं। इतना मन में बैरियर है लोगों का कि हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि सब हॉस्पिटल में तो लूट मचा रखी है। ये भी नहीं पसंद चोर है है भाई, सब डॉक्टर हैं। लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि एलिमिनेट द मिडिल मैन। ये भी वहीं भेजेंगे। हम ब्रोकरेज में विश्वास नहीं रखते हैं भाई। मेरे को ना देखो ये सारी चीजें बहुत ऑड लगती है क्योंकि जो लोगों का एक रिलक्टेंस है अस्पताल जाने में, मैं कभी नहीं समझा। क्योंकि मेरे लिए हॉस्पिटल कभी नेगेटिव बिल्डिंग नहीं रही है, वो मेरे मम्मी पापा का ऑफिस रहा है। क्योंकि वहां जाके जब तक टेस्ट नहीं कराओगे तब पता कैसे चलेगा कि बीमारी क्या हुई है। लेकिन मुझे समझ में आया लोगों को यही बैरियर लगता है कि उनको टेस्ट कराने में एंजाइटी होती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। सीरियसली इतना कितना प्रायोरिटाइज कर दिया है हमने मेंटल हेल्थ को। मैं इसलिए नहीं जाती। कि हम फिजिकल हेल्थ ही पीछे छोड़ आए हैं। डॉक्टर बोल रहा है आपको टीबी हुआ है। डॉक्टर साहब आपकी टीबी की न्यूज़ से मुझे बहुत बीटी हो रही है डॉक्टर साहब। नो प्लीज रिपोर्ट में मत लिखिए, पूरा मैनिफेस्ट हो जाएगा, मत करिए ये आमिर खान जैसे लग रहे हैं मुझे। लुक आ रहा है, तो लोग ना बोलने का भी वैसे ही कंसल्टेशन है। बचाने के लिए, कंसल्टेशन बहुत चुभता है लोगों को, वो बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने सारे पैसे ले लिए निकला भी कुछ नहीं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो? मेरी जैसी हरकतें हैं भाई। वो किसी से भी पूछ लेंगे भाई। कोई नीट की तैयारी भी कर रहा है उससे पूछ लेंगे कि क्रोसिन वाला चैप्टर तो आ गया होगा भाई, है? कुछ तो कर ही सकता है तू। तो हमेशा से ना मेरे से पूछते आए हैं कि भाई ये सिम्टम है, बताइए क्या इलाज है इसका। मैं कहा 4th में हूं मैं। मुझे कहां से पता होगा? कह रहे घर पे बातें तो सुनी होंगी। मैं कहा मेरे पापा ने 5 साल MBBS किया था, फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करी थी, फिर उसके बाद 3 साल MS करा था, फिर उसके बाद MCH के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उस प्रिपरेशन में 3 साल लग गए थे, फिर 3 साल का MCH करा था ताकि वो बीमारी डायग्नोस कर पाए कि हुई क्या है। और तू चाह रहा है मैं सुनी सुनाई बात पे तेरे को डायरेक्ट डोलो ले लियो भाई, एक काम करियो, बहुत तेज एड्स है, डोलो डोलो बेस्ट। 650 ले लेना। आप में से कोई है यहाँ पे मेडिकल फील्ड से, कोई भी जिसके, आप लोग हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं?
ओके, क्या स्पेशलाइजेशन है आप लोग की? हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और मैम आप? कार्डियक एनेस्थीसिया। कार्डियक एनेस्थीसिया। भाई बड़ी दोनों हैवी ब्रांचेस आए हैं। और भी कोई था पीछे था कोई? आप मैम, आप दोनों, आप क्या क्या है आप लोग की स्पेशलाइजेशन? एसोल रीडिजाइनिंग। ओके, नाइस। आप मैम? अरे मेरे को पता है भाई, ऐसा है भाई, डॉक्टर्स ना पढ़ाई कर करके सबको ऐसा गंवार समझ लग जाते हैं। और फिर आंखें जिससे तुम मुझे देख पा रहे हो, उसी पे मैं चश्मा लगाती हूँ। कोई और डॉक्टर नहीं आए यहाँ पे किसी और के? ओके, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है आप लोग की सर? ऑर्थोपेडिक्स। और मैम आप? डेंटिस्ट हैं। क्योंकि आप दोनों डॉक्टर डायरेक्ट ही हैं, तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ ये डायरेक्टली। आपने ये सुना है डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है? इसका गजब सुना होगा। तो है। ये बचा नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ना एक कंज्यूमर टाइप का एटीट्यूड आ गया कि किस बात के भगवान, पैसे दिए, प्रसाद दो चुपचाप से। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से आगरा में, यूपी में प्रैक्टिस करते आए हैं। वहां तो बेसिक इंसान वाला दर्जा ही नहीं पहुंच पा रहा है भाई। क्योंकि मैं एक बार बहुत छोटा था, पापा के कैबिन में बैठा था, ठीक है, एक मरीज अंदर ऐसे घुसा, कह रहा है हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? मेरे पापा कह रहे हैं हम लोगों ने आपको पहले ही बता के रखा है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, बट अगर आप लोग नहीं कराएंगे तो आपका बच्चा वैसे भी गुजर जाएगा, तो ये तो आप ही का डिसीजन। कह रहे वो सब हम न जाने, हम तो आज यहाँ से एक लल्ला वापस लेके जाएंगे, या तो हमारे वाले की मरम्मत कर दो, नहीं तो तुम्हारा ये छोटू उठा के ले जाएंगे। और मैं पापा को देख रहा हूँ, हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? नाइस। मैं नहीं जा रहा कोई गाँव रहने। बहुत अनसेफ है, पता है, इतना वहां पे कॉमन है कि आपने सब पेशेंट्स को रिस्क बता के रखे हैं। अगर वो गुजर जाते हैं तो अस्पताल तोड़ो, ठीक है। अगर वो बच जाते हैं, उनको पैसे देने का मन नहीं, अस्पताल तोड़ो। उनका बस अगर मूड, अस्पताल गलत तोड़ो। बात है। इतना कॉमन है कि लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल में कांच ही लगाना बंद कर दिया है कि मतलब ही क्या है, बदलवाने पड़ते हैं। मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ और मैं हमेशा सोचता था मैं कभी भी किसी ऐसे काम में नहीं घुसूंगा जिसमें अगर किसी को मेरा काम ना पसंद है तो वो आके बिल्डिंग तोड़ने लग जाए। सेट टूट जा रहे हैं तो ये मैं कैसे हाई स्टेक्स काम छोड़ के और हायर स्टेक्स में फंस गया हूँ। नाइस। एक्चुअली मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हम लोग के साथ पर्सनली भी कुछ हुआ है। एक टाइम था जब यूपी में बहुत किडनैपिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। कौन सा टाइम था मैं नहीं बता रहा, मेरे को नहीं, अभी तो सब भय मुक्त है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट एक टाइम था जब डॉक्टर्स की किडनैपिंग्स बहुत फ्रीक्वेंट हुआ करती थी। समहाउ लोगों को लगता है डॉक्टर बहुत पैसे कमा रहे हैं। भाई वो अपना पीजी का लोन ही नहीं चुका पा रहे हैं, क्या पैसे कमा रहे हैं। तो उन किडनैपिंग्स, इन सीरीज ऑफ किडनैपिंग्स में से एक किडनैपिंग मेरे पापा की भी हुई थी। और मैं बताता हूँ ये कैसे ऑपरेट करते थे। वो पापा ने नई मारुति 800 ली थी, तो वो हॉस्पिटल जा रहे थे गाड़ी में। कुछ लोग गन पॉइंट पे अंदर घुस गए थे और किडनैप करके ले गए थे। और उन्होंने बताया भी था कि वो कैसे अपना विक्टिम सिलेक्ट करते थे। वो देखते थे किसने नई जमीन खरीदी है तो ये एक मोटी पार्टी होगी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर वो लगाना भूल जाते थे कि क्या इसने जमीन फुल पेमेंट पे खरीदी है या लोन लेके खरीदी है, क्योंकि हमने उधार पे खरीदी थी। तो मेरे पापा उनको समझाए जा रहे कि आप लोग की लॉजिस्टिक्स तो बहुत बढ़िया है, वेल डन, कितना अच्छे से आप अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आए, इतना फ्यूल एफिशिएंट किडनैपिंग करी आप लोगों ने। लेकिन मैं कहूंगा आप लोग की रिसर्च थोड़ी पुअर है, क्योंकि आपका विक्टिम बहुत पुअर है। पर वो मान ही नहीं रहे, उनको लग रहा कि ये छुपा रहे हैं, ठीक है। उनको टॉर्चर करके निकलवाने की कोशिश करते रहते थे। इनफैक्ट जब उनने मेरी मम्मी को रैंसम कॉल भी करा था ना, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम इसको छोड़ सकते हैं अगर आप 1 करोड़ रुपए दे सकती हो। और मेरी मम्मी ने बोला मैं आपको बैंक के सारे पिन पासवर्ड दे सकती हूँ अगर आप 1 करोड़ ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम।
वो तब भी नहीं माने वो लोग। फाइनली तब कन्विंस हुए थे, जब किसी को किडनैप करते हैं तो सेम जगह नहीं रखते हैं, वो अपनी पकड़ को हमेशा घर गांव चेंज करते रहते हैं। तो एक घर में गए हुए थे जहाँ पे ना मिट्टी के तेल से एक जलने वाला लैम्प था जो पहले सिर्फ गरीब घरों में ही हुआ करता था, तो वो उनमें से किसी से भी नहीं जलाया जा रहा था। पापा ने मेरे दिला पापा ने दिया। एक बार में जला दिया जाके। उनको लगा कुछ तुक्का है, उन्होंने कहा फिर से बुझाओ। पापा ने कहा इस बार एक हाथ से जला के दिखा दूंगा तुमको। कितने कंफ्यूज कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पापा कह रहे तुमसे भी गए गुजरे हैं डॉक्टर साहब, साले मैं तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ, गरीब हूँ। तो इसमें अब किडनैपर्स का प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो वापस भेजना बहुत रिस्की है, क्योंकि वो पहचान सकता है, तो मारने में ही उनको समझदारी है। तो उन लोगों ने पूरा ऐसे प्लान करा था कि एक घर में लेके गए कि यहीं पे सबको जहाँ पे सच एग्जीक्यूट में? करते थे, जिस घर में लेके गए थे उस फैमिली का ना बच्चा उस दिन छत से गिर गया और उसका एकदम सर खुल गया। तो पापा ने सामान वामान मंगा के उसके टाँके वाँके करके उसको ठीक कर दिया, ठीक है। और फिर शाम को सब दरवाजा खोल के बाहर गए और पापा सोच ही रहे थे कि मैं चला जाता हूँ, शायद मेरा ये भागने का मौका है। तभी उनको पीछे से जो एक लेडी घर की थी उसने बोला भागने की सोचना मत डॉक्टर साहब, वो सब बाहर बंदूक लेके वेट कर रहे हैं कि आप निकलोगे और आपको गोली मार देंगे। पापा ने कहा "आप ये मुझे क्यों बता रहे हो"? कह रहे हैं एक तो आपने हमारे बच्चे की जान बचा दी, दूसरा हर बार हमारे घर के आंगन के सामने ही कत्ल करते हैं, मैं कब तक साफ करती रहूं ये। तो मेरे पापा बस पेशेंटली वेट करते रहे, ठीक है। फिर जिस बंदे ने किडनैपिंग करी थी ना ये ऑर्केस्ट्रेट, जो मेन बंदा था, उसके यहाँ पे कुछ एक इन्फेक्शन हो गया, तो वो एब्सिस बन गई, वो जो पस भर जाता है ना फोड़े सा। तो उसने पापा को टाँके लगाते तो देखा ही था। उसने कहा ये तुम ठीक कर दोगे? पापा ने कहा हाँ, मेरे को स्कैपल वगैरह ला के दे दो। तो पापा जैसे ही उसको ड्रेन करने ही वाले थे ना, उसको अचानक से कुछ पैनिक हुआ कि इनके हाथ में चाकू है। कह रहा है चाकू से, उसने गन निकाल ली और कह रहा है चाकू से कुछ होशियारी मत करने की कोशिश। पापा कह रहे तुम खामखा पैनिक कर रहे हो, मैं एक ईमानदार डॉक्टर, तभी तो मैं भैंचो गरीब हूँ। सब ईमानदार पापा ने है अच्छे से उसकी पट्टी वट्टी करके सब ठीक कर दिया। और वो पता नहीं उसको गन निकालने का गिल्ट था या अचानक से वो बहुत ओब्लाइज सा फील करने लग गया। कह रहा है ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? पापा कह रहे ये एहसान आप बिल्कुल चुका सकते हो, याद करो हम कैसे जानते एक दूसरे को। Nice. तो उन्होंने फिर घर पे कॉल करा और फिर से रीनेगोशिएट करना शुरू करा। तो उनका इनिशियल आस्क था 1 करोड़ फॉर 100% इक्विटी। उन्होंने फाइनल सेटलमेंट करा था 9 लाख प्लस जो गाड़ी ऑलरेडी उनके पास थी उसमें। उस दिन के बाद से हम अपनी मम्मी को कहीं बार्गेन करने से कैसे रोकें, जो अपने पति की फिरौती में 91% डिस्काउंट ला सकती है। वो किसी स्टोर में जाओ, कह रहे हैं यहाँ फिक्स प्राइस हो रहा है, कह रहे एक बारी बात तो करो तुम, बदले में चीरा लगा देंगे हम तुमको। तो मेरी मम्मी और मेरे चाचू पैसे लेके ग्वालियर गए। उन्होंने ग्वालियर बुलाया था, वहाँ पे एक बंदा स्टेशन पे आया और उसने एक गाड़ी में बुला के बिठाया। फिर उनने बोला पैसे दो। मम्मी ने कहा हम कैसे मान लें कि आप लोग के पास ही वो हैं? कह रहा मैडम आप अपनी गाड़ी नहीं पहचान पा रही हो? उस पॉइंट तक वो हमारी गरीबी से इतना इरिटेट हो चुके थे। वो कह रहे हैं गाड़ी तुम्हारी है ना, साले कोई ईएमआई तो नहीं बांध रहे हो मेरे सर पे? मम्मी ने कहा अरे इतनी टेंशन में मैंने रजिस्टर नहीं करा, कोई प्रूफ है आपके पास कि वो आपके पास ही हैं? उनने पापा का वॉलेट दिखाया, कह रहे हैं उसी का ही है ना, खाली है। तो उन्होंने बोला पैसे छोड़ो, जाओ हम भेज देंगे उसको। मम्मी ने कहा नहीं ऐसे भेज देंगे नहीं, आप एक हाथ पैसे लोगे दूसरे हाथ उसको छोड़ दोगे। उसने कहा मैडम आप जूते लो पैसे दो नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, कोई और चारा नहीं है, छोड़ना है तो छोड़ो, लेके जाने पैसे तो ले जाओ भले वापस। मम्मी जब पैसे छोड़ के वहां से जा रही थी, कह रही थी मेरा इतना सर फट रहा था कि पता नहीं ये सही लोग भी हैं या नहीं है, क्या इसमें अब इनके पास क्या मोटिवेशन बचा है उनको छोड़ने का, और मैं शादी के इतने साल बाद कैसे दहेज दे रही हूँ। ये सब सही करा भी बात बहुत है। सीक्रेटली गया था, घर पे ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो बताना रिस्की था, समझ में नहीं आ रहा था कौन मिला हुआ है क्या है।
तो एक पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए टेंशन में कि क्या लग रहा है मेरा दोस्त वापस आएगा। उन्होंने कहा हाँ, इसकी कुंडली में लिखा है आ जाएगा वापस, 16 दिन वहाँ काटेगा और फिर वापस आ जाएगा, चिंता मत करो। और एग्जैक्टली 16th डे पापा वापस आए थे, जिससे ना ज्यादातर फैमिली अचानक से एकदम डाई हार्ड एस्ट्रोलॉजी बिलीवर हो गई कि ये तो बहुत एक्यूरेट साइंस है। होता बट है जो ऐसा। कोर लोग थे ना जिनने डील करा था, वो पैनिक में आ गए कि शायद एस्ट्रोलॉजर भी मिला हुआ है। सही अगर बात है। सरकार पुलिस मिली हो सकती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, मैं एकदम छोटा था, बच्चा था मैं, तो कुछ ऐसे एलकेजी टाइप में रहूंगा मैं। मेरे को बस उन्होंने ये बताया था कि पापा कॉन्फ्रेंस में गए हैं। और एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड बैठा था, क्योंकि जब 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो हमेशा मेरे लिए खिलौने लेके आते थे। मैं सोचता था इस बार तो 16 दिन गए हैं भाई, कुछ पावर रेंजर ही बन के आ जाएंगे। मुझे इतना गिल्ट है इस बात का कि वो इतने ट्रॉमेटिक इवेंट से आए थे, हैं, वो फैमिली का ही तो कंफर्ट सीख करेंगे। इवेंट। उनके आते ही मैं उनसे गुस्सा हो गया था कि क्या पापा खाली हाथ आ गए हो। चलो कोई बात नहीं, मेरे को गाड़ी में घुमाने ले चलो। गाड़ी नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पे मेरी मम्मी भी थोड़ा सा इसमें मानने लग गई थी कि शायद ये मतलब एस्ट्रोलॉजी में कुछ है, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और मेरे पापा ने बोला ये सब चीज़ों में मत फंस तू, ऐसे जिएंगे तो जी ही नहीं पाएंगे बिल्कुल डर डर के। ऐसे तो मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं 40 में मर जाऊंगा, है तो ये सब ऐसे जी सकते हैं क्या। और इन जनरल ना डॉक्टर्स का एक थोड़ा एवर्जन भी होता है ज्योतिष विद्या की तरफ, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक कॉज करता है मेडिकल साइंस में। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, मेरी मम्मी गायनाकोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो पहले ऐसा होता था ना कि किसी की कुंडली खराब निकली है। अभी कुंडली खराब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले लोग अच्छी कुंडली बना देते हैं, फिर रिवर्स कैलकुलेट करके गायनेक को बोल देते हैं कि हमारा बच्चा 2 मई को रात को 1:30 बजे पैदा कर देना, 1 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ तो मांगलिक बन जाएगा। और मेरी मम्मी कह रही है आपको क्या लगता है मैं क्या करती हूँ, ये कैसे प्लांट सिजेरियन, कैसे क्या लगता है आपको कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, सीरियसली। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, सुनील, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे से सब पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं क्या, आपको कभी बनने के, ये सब होने के बाद कोई भेजेगा अपने बच्चों को, हैं। मेरे पेरेंट्स इतने अगेंस्ट रहे हैं हमारे मेडिकल में जाने के लिए कि वो हमें गलत बायो पढ़ा दिया करते थे। मैं पूछता था बॉडी में किडनी कहाँ होता है, कहीं कहीं पे भी हो सकता है। किडनी तो एक इमोशन है, वो तो कहीं पे भी। भाई 8th तो पास कर लें दो यार, नहीं जाऊंगा। ये मैं आपसे ऐसे ही कह रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे एकेडमिक्स को लेके, क्योंकि हम लोग एक्चुअली सिंधी है ना, तो वो जो रेफ्यूजी कैंप्स में एकदम गरीबी से निकले हुए, तो मेरे दादाजी जब पार्टीशन के बाद आए थे तो वो आलू बेचा करते थे। वो पढ़ाई कर करके स्कूल के प्रिंसिपल बने, मेरे नानाजी पढ़ाई कर करके सरकारी अफसर बने, मेरे दोनों पेरेंट्स ने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करके डॉक्टर्स बने। तो पूरी फैमिली अकेडमिक्स के थ्रू ही गरीबी से बाहर निकली थी। वो तो मैं ही फैमिली को वापस स्टैंड अप के थ्रू गरीबी में धकेलने में लगा हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा मेरे इस करियर को लेके भी बहुत कंसर्न रहते थे कि पता नहीं क्या काम है ये, क्या शायद ये Tier 1 सिटी की लफाड़ीगिरी है, रात रात भर जा रहा है। वो फाइनली इसमें कन्विंस तब हुए थे जब उनने मेरे को ना एक बार बैठ के जोक लिखते हुए देखा था, तो कह रहे अरे वाह ये तो पढ़ाई लिखाई का काम है। तुमने मेरे को बोला था तू चिंता मत कर, तेरे को जो ट्राई करना है तो सब कर, तेरे को जैसा जो सपोर्ट चाहिए मैं जब तक हूँ सब सपोर्ट करूंगा। बहुत मेरे को शील्डेड रखा है आई थिंक हम लोग को, मतलब मेरे को और भाई को पेरेंट्स ने वैसा रखा है कि तुम बस अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करते रहो, घर की कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं पता चलेगी। ऑल्दो मैं थोड़ा ना वाइब से असेस कर लेता था कि घर में चीज़ें ठीक चल रही हैं खराब चल रही हैं। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स के बीच में ना छोटी मोटी किटपिट हो रही होती तो मैं समझ जाता था कि अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा डेंजर आ जाता है तो ये छोटी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। आपको बहुत साल बाद समझ में आता है कि कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि आपके पेरेंट्स ऐसे खुल के छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जैसे हम लोग के घर की एक रेकरिंग लड़ाई हुआ करती थी कि मेरे पापा मम्मी की किचन में हेल्प करने के लिए सब्जी लाते थे,
पर वो हमेशा बिन मौसम की सब्जी ले आते थे। आप में से कुछ लोग जो ये सब मधुर मॉडल और ये से सारे जो यंग लोग हैं वो शायद समझ नहीं होंगे बिन मौसम की सब्जी का क्या मतलब है। जैसे मेथी विंटर में ही आती है, ठीक है। मेरे पापा समर में कहीं से एकदम हरा गला हुआ धागा डबल रेट पे उठा के ले आते थे और कहते थे इसके पराठे खाएंगे हम। और मेरी मम्मी इतना इरिटेट होती थी कि जब तुम्हें मालूम है ये विंटर में ही अच्छी आती है तो तुम समर में गंदी और महंगी मेथी लेके आ रहे हो। मेरे पापा का लॉजिक, जो मेथी इतनी गर्मी के बावजूद धरती चीर के उगी है, ये एक फौलादी मेथी है that deserves our top dollar। तो मेरी मम्मी एकदम हाथ खड़े कर देती थी, मैं नहीं बना रही खाना, ढूंढ के लाओ जाओ। और मैं देखता था पापा बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, जो स्टाफ चाहिए मैं ले आऊंगा ढूंढ के। बहुत साल बाद समझ में आया सारा स्टाफ ना अस्पताल से आता था। तो अब हमारे यहाँ जो बावर्ची है वो है जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए खाना बनाता है। पहले दिन आके क्या सवाल पूछ रहा है, सॉलिड बनना है कि लिक्विड? कुछ सॉलिड बना दो, कुछ कटोरी वाला लिक्विड, सेमी सॉलिड। आज तक की आई थिंक हमारे यहाँ पे वर्स्ट हायरिंग हुई है कि ये दोनों जब बिजी हो गए थे तो स्कूल छोड़ने के लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत थी और पापा एम्बुलेंस ड्राइवर को उठा लाए थे। और हमें बताया भी नहीं कि एम्बुलेंस ड्राइवर है। मैं और भाई इतने कंफ्यूज बैठे रहते थे कि ये सिग्नल पे क्यों नहीं रुकता है। Oh my God। उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कहा लाल बत्ती, कह रहा है वो मेरी दूसरी गाड़ी में। मैं कह रहा जो ये वाली, कह रहा कौन सी? जब बताया भी तो कैसे बताया, तो कह रहे हैं ये ना रात रात भर एम्बुलेंस चलाता है तो इसकी स्लीप साइकिल पूरी गड़बड़ है, इससे बात करता रहियो वरना चलाते चलाते सो जाएगा। What a wonderful way to start your day यार। मौत की एंजाइटी में स्कूल जाओ आप कि यहीं कहीं ठुक जाएंगे, फिर ये बत्ती ऊपर लगा के वापस घुमा लेगा ये कि अभी चलो। मैं क्या बात करूं उससे, बच्चा हूं मैं, स्कूल जाने वाला। मैं उससे पूछ रहा हूँ आपको ये प्रेशर नहीं फील होता है कि अगर किसी को टाइम पे नहीं पहुंचाया तो उसकी जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर? खैर हम तो वीडियो गेम की तरह चलाते हैं, पहुंच गए तो जीत गए, नहीं पहुंचे तो नया डाल के रीस्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है? आप ना किसी भी मेडिकल प्रोफेशन वाले से बात करना, ये डे टू डे बेसिस पे इतना डेथ देखते हैं कि ये इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, ये ऐसी बात करते हैं। क्योंकि ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर था ना, इसके दो काम होते थे। जैसे जब कोई आगरा के आसपास के गांव में कोई बीमार है तो उसको आगरा हॉस्पिटल लाना इसकी जिम्मेदारी होती थी, बट अगर वो गुजर जाता है तो ये डेड बॉडी वापस पहुंचाना गाँव तक भी यही करा करता था। रात रात भर एक डेड बॉडी के साथ ड्राइव करता था ये, ठीक है। मैं उससे पूछा आपको इसमें डर नहीं लगता है इसमें कैसे नींद रोक? तो कह रहे हैं डर इतना लगता है कि पूरा गला सूख जाता है मेरा। मैं कहा तो क्या करते हो? कह रहे एक फुल बोतल पी के चलाता हूँ। डर भी निकल जाता है, गला भी बढ़िया गीला हो जाता है और एक बढ़िया सुरूर में वो डेड बॉडी से बात करते हुए जाते हैं तो आंख नहीं लगती। मैं कहा ये थोड़ा रिस्की नहीं है? कह रहा किसके लिए? लाश के लिए। सही बात है। इनफैक्ट जब मेरे पापा ने कुछ अपनी बीमारी के बारे में मेरे को बताया ना, तो वो भी इसी सेंसिटिविटी के साथ बताया है कि एक बार 2014 में उनने मेरे को फोन करा था, नहीं सॉरी 2014 में पहले मेरे को मेरे भाई का फोन आया था, ठीक है। उसने एकदम रोते हुए फोन करा कि अभी पापा आज किडनी का चेकअप कराने गए थे मम्मी पापा, और वो डॉक्टर ने बोला है कि इनकी किडनी फंक्शनिंग सिर्फ 20% ही बची हुई है, तो कह रहे हैं कि या तो देखो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बट इनकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है डायलिसिस ही करनी पड़े, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद मेरे पापा का फ़ोन आया कि हम लोग आज मैक्स गए थे, उसके बगल में ना एक अच्छी सी हमें शोरूम मिला है जो सेकंड्स की दुकान है, वहाँ पे सारी ब्रांडेड टी शर्ट सब बढ़िया 40% ऑफ पे मिल जाती है।
तो तेरे को हो सकता है अभी दिल्ली आना हो मेरे डायलिसिस के लिए, तो तब मैं तेरे को ये टी शर्ट्स दिला दूंगा। मैंने कहा, ये मेल का सब्जेक्ट क्या है? कपड़ों पे 60% ऑफ है कि किडनी पे 80% ऑफ है? शिट भाई। कौन सी बात बता रहे हो मेरे को आप? मेरे पापा की किडनी इसलिए डैमेज हुई थी क्योंकि 2003 में उनको कैंसर हुआ था, और बहुत एडवांस स्टेज, अगर आप में से किसी को आइडिया है तो 3B स्टेज थी, वो कैंसर हुआ था, ठीक है। कितने 2003 को कितने टाइम हो गया, 22-23 साल हो गए। इस बार जब पापा का क्रिमेशन से जस्ट पहले एक उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे से बात कर रहे थे, तो तब मेरे को उस बारे में बता रहे थे, कह रहे थे जब वो उस टाइम पे किशोर बीमार हुआ था ना, तो तब वो मौत से बिल्कुल डरता नहीं था, उसको बस टेंशन थी कि अगर वो इतनी जल्दी चला जाएगा तो तुम में से कोई सेटल्ड ही नहीं हो, तो तुम पता नहीं कैसे करोगे। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक दिन ना पापा इतने टेंशन में थे, उनने तीनों बुआओं को बुलाया था और उन्होंने बोला था, देखो अगर मैं चला जाता हूँ, मैं 40 की उम्र भी है, कुंडली में भी लिखा हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये फैमिली पता नहीं कैसे कुछ करेगी। तो बड़ी बुआ को बोला तुम मेरे बड़े बेटे को पाल लेना, छोटी बुआ को बोला तुम छोटे बेटे को पाल लेना, और जो मिडिल बुआ है वो कह रही मैं क्या बीवी को पालूंगी, तुम उसकी शादी करा देना फिर से, है ना, अभी तो जवान ही है, कोई मिल भी जाएगा। मेरी मम्मी बेचारी, उनको कोई आइडिया नहीं है, हॉस्पिटल से सब रिपोर्ट्स लेके आ रही है, मेरी बुआ उनसे पूछते हैं तुम्हें कैसे टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं? Oh God. मम्मी कह रही है जो तुम्हारे पीछे जिसकी कीमो चल रही है ना, वैसे टाइप के लड़के। उनकी कीमोथेरेपी चल रही होती थी, ये मुझे मालूम होता था कि मैं रट लेता था, सुनता रहता था, बट वो लोग बहुत केयरफुल थे मेरे पेरेंट्स की, कैंसर नहीं बोलेंगे मैं सामने, ठीक है। और तो मुझे दिखता रहता था घर में सब कुछ, हर इतना फ्रीक्वेंटली इतने सारे लोग आए जा रहे हैं, हर कोई बस जाते टाइम दरवाजे पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना। कई सारे लोग आके, क्योंकि उस टाइम तक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत हैवी बिलीफ हो गया था फैमिली का, तो आके पूछते रहते थे क्यों हुआ कैंसर। इसका कोई जवाब नहीं होता है क्यों हुआ है कैंसर, लेकिन वो बताते थे तुम्हें कैंसर इसलिए हुआ है, तुमने जो नया घर बनवाया ना, इसका वास्तु पूरा गड़बड़ है। पापा कह रहे हैं तो मैं कीमो ना करा के रेनोवेशन कराऊं? कैसी बात कर रहा है, सारे पैसे घर में चले गए, इतनी मुश्किल से हम लोग ट्रीटमेंट फंड कर रहे हैं ये सब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सस्ता इलाज बता देता हूँ। तो वो ना मेरे से एक ही चीज़ करवाते थे कि एक कनस्तर में घी, तेल, बादाम वगैरह भर के मेरे को पापा के सर और पैर पे 7 बार टच करा के भिखारियों को देना होता था। आप में से किसी को आइडिया है कि ये क्या हो रहा है? कोई किसी कुछ भी आइडिया है? ये आप, हाँ, दान होता है, ऐसा मुझे भी लगता था, ठीक है। ये एक तांत्रिक टेक्निक है अच्छा, जिससे बीमारी कनस्तर में ट्रैप करके भिखारियों में ट्रांसप्लांट करी जा रही है। भिखारियों को कोई आइडिया नहीं था। भिखारी जो भाई जो मैं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं यहाँ बीमारियों का डंजो बना हुआ हूँ यहाँ। तो ये सब चलता रहता था, ठीक है। मेरे को दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, बीमार हैं, रोज उनके बाल वाल झड़े जा रहे हैं, ठीक है। बट ये दोनों क्योंकि ट्रीटमेंट में ही ऐसे बिजी रहते थे, तो मैं और बस भाई टीवी देखते रहते थे। जो टीवी पे देखता था मैं, वही उनके कार्ड पे बना दिया करता था। गेट वेल सून कार्ड है, सामने बना है खून से लथपथ गोकू, अंदर लिखा है पापा यू आर डॉक्टर, हाउ कम यू आर पेशेंट। गेट वेल सून। तो 3 साइकिल लगी थी कीमो की उस टाइम पे, और फिर उसके बाद उनकी एक और सर्जरी के लिए कि वो लिम्फ नोड्स निकालने, उसके लिए उनको बॉम्बे लेके गए थे। तब मेरे नाना नानी आ गए थे क्योंकि तब हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। तो वो मुझे याद है एकदम क्लियरली वो दिन कि मेरी नानी ने एक दिन फ़ोन उठाया और एकदम टेंशन में फ़ोन उठाया था, फिर एकदम रिलीव हो गई कि चलो ठीक है ठीक है। फिर फ़ोन रख के मेरे को बताया कि तेरे पापा को कैंसर था, अभी सर्जरी हो गई है तो सब कुछ ठीक है, बट तेरे को इसलिए हम बता नहीं रहे थे। मैं कहा क्यों नहीं बता रहे थे? कह रहे कोई भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट हो। मैं कहा 6th की? कह रहे 6th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड से बस 4 साल ही दूर होता है। बोर्ड्स का बहुत हुआ था मेरे घर में। आई थिंक मेरे पापा स्ट्रिक्टेस्ट तभी हुए थे, एकदम उनको मेरे को बिठा के कर रहे कि इस साल बोर्ड्स आ रहे हैं, और मैं कह रहा इस साल तो प्यूबर्टी भी आ रही है। हम आई टू आई नहीं देख पा रहे हो, कह रहे गोल्स। में कहा गैल्स करके
क्योंकि ना वो बोर्ड्स के चक्कर में ट्यूशन जाना शुरू करा था और मैं बॉय स्कूल का था, तो मेरे को ट्यूशन के थ्रू नया नया लड़कियों का एक्सेस मिला था, तो मैं बस सबको नंबर लेके मैसेज ही करता रहता था। पर मुझे लगता था कि मैं ये स्मार्टली करूंगा कि पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर मैं जैसे श्रेया को मैसेज कर रहा हूँ तो मैं नाम चेंज करके श्रेयांश कर दूंगा, ताकि कोई ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन डिकोड ना कर पाए। मेरे पापा ने एक दिन सेंड फोल्डर खोला, उसमें मैसेज भेजा हुआ, हाय गुड मॉर्निंग कैसी हो। पापा कह रहे हैं लौंडियाबाजी कर रहा है। मैं कहा कोशिश कर रहा हूँ यार पापा। अगर सब सही रहा तो 11 तक बहू आ जाएगी। इतना गुस्सा हो गए थे उस टाइम पे, कह रहे हैं मैं ये फोन कन्फेस्केट कर रहा हूँ। मैं कहा अरे ये तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर रहे हो यार आप। इतनी मुश्किल से मेरे आई लव यू का थैंक यू आना शुरू हुआ है। कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कन्फेस्केट कर रहा हूँ, मैं भी आपकी भलाई के लिए ही लड़कियां बता रहा हूँ। कह रहे क्यों, हमारी क्या भलाई है इसमें। मैं कहा अगर अच्छी बहू आएगी तो आप लोग का ही तो ध्यान रखेगी। कह रहे दिमाग मत खराब कर, एक लपड़ मारूंगा। मेरे पापा हम लोग को कभी मारते नहीं थे, लेकिन उसने उस दिन स्पेसिफाई करा कि मैं मार, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कभी भी नहीं मारूंगा। एक्चुअली उन्होंने एक बार मारा है मेरे को, बट बाद में बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो फुल ऐसे हो गया कि चुपचाप तुम पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। और एक्चुअली ना मेरा जब तक वो घर पे बैठा के पढ़ाते तक तब मैं सब पढ़ाई में ध्यान देता था। जैसे ही मैं बाहर निकला था, जैसे जब तक मैं कॉलेज पहुंचा तक तो मेरा कुछ मन नहीं लगता था पढ़ाई में। ठीक है, तब तो कॉलेज में तो दारू सुट्टा भी आ गया था कि लीगल एज हो गई है, तो मैं तो इतना बेशर्म हो गया था, मैं पापा से इस बारे में बॉन्ड करने की कोशिश करता रहता था कि पापा आपने आज तक मैक्सिमम पैग कितने पिया है। कॉलेज के बच्चे यही सब तो बात करते हैं कि उसकी कैपेसिटी इतनी है। मैं कहा मैक्सिमम कितने, कह रहे मैक्सिमम 2 पैग। मैं कहा वो तो अभी आप पीते हो सोशली, जब कॉलेज में एकदम पीक पे जवानी में पीते थे तब कितनी पिया। कह रहे तब पिया है मैंने 2 पैग। फिर मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे से झूठ भी तो बोल रहे हो सकते हैं। मैं उनके एक बैचमेट से पूछा कि मेरे पापा मैक्सिमम पैग कितने पीते थे। कह रहे तेरा बाप पैग में पिए तब तो बताऊं। ये पूरी बोतल बाल्टी में उल्टी करता था, उसमें शरबत मिलाता था, सबको देता था और खुद मग्गे से पिया करता था। मैं कहा मग्गे से दारू पीते थे। 2 मग्गे। उस टाइम पे एक्चुअली हम लोग की दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि एकेडमिक का ये सर से भूत उतर गया था ना। आई थिंक मेरे को तो लगता है मेरे पापा ने हमारी दोस्ती का बहुत नाजायज फायदा भी उठाया है मेरे से बातें निकलवाने के लिए। कहते थे सिगरेट पीता है तू। मैं कहा नहीं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट तो गलत चीज होती है। कह रहे पर ट्राई तो करी होगी। फंस जाएगा। मेरा बेटा है, ट्राई तो करी होगी। मैं कहा पापा ट्रायल तो अभी भी चल रहा है। कह रहे साले शर्म कर। मैं कोई गलत बात नहीं है। कह रहे तेरे चक्कर में मैंने दारू पीना छोड़ दिया, तेरे चक्कर में मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, जो कि सच बात है। वो सबको बहुत प्राउडली बताते थे जब से मेरा बेटा पैदा हुआ था मैंने बंद कर दी थी सिगरेट। कभी पूरी स्टोरी नहीं सुनाते थे कि एक बार उन्होंने ना सिगरेट पी के रख दी थी और मैं क्रॉल करता हुआ गया था वहां पे और मैंने उठा के उसे ऐसी कोशिश करी थी और मेरे पापा एकदम फुल पैनिक में आ गए थे कि मेरा बेटा लफाड़ी निकल गया है। 1 साल में सुट्टे की लत लग गई है। तो उस टाइम पे ना हम लोग की अच्छी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी, बात करते थे रेगुलरली। लेकिन जब मेरे एग्जाम्स आए थे उस टाइम पे अचानक से मेरे पापा ने कॉल करना बंद कर दिया और मैसेज करा कि मेरा ना एक डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके चक्कर में बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो तू अभी एग्जाम पे फोकस कर, बाकी जब तू आएगा तब फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्स दे के घर पहुंचा आगरा, तो तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बिठा के बताया कि एक्चुअली डेंटल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, पापा को टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था और अर्ली स्टेज डिटेक्ट हुआ था, तो हम लोग तुरंत गए थे टाटा, वो रिमूव करवा दिया था, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी सब ठीक है, वो टंग भी वापस रिग्रो कर जाती है। मैं कहा ये सब आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। कह रहे हैं हम लोग नहीं चाहते थे कि तेरी पढ़ाई अफेक्ट हो। मैं कहा भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं इंडिपेंडेंटली फेल होके आया हूँ। अपने पीक फोकस पे मैं 2 सब्जेक्ट में बैक लेके आया हूं
मुझे प्लीज बता दिया करो। एक्चुअली मेरे को समझ में आता था कि वो बताते क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार ये इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ जाए ना तो आप बहुत एंग्शियस रहते हो। उस साल मेरे ना दादाजी की भी डेथ हुई थी, तो मैं उसके चक्कर में भी, आप एक बार फैमिली में कोई डेथ देख लो तो आप फुल्ली अवेयर हो जाते हो कि ये पॉसिबिलिटी है। मेरी दादाजी की भी डेथ हुई थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटा 3-4 साल का था, तो मैंने कुछ रजिस्टर नहीं करा था। ये वाली डेथ भी रजिस्टर करी, पापा की बीमारी की ग्रेविटी भी रजिस्टर करी, तो मैं बहुत एंग्शियस रहने लग गया। पूरे समय बस मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि भाई इनको कुछ हो जाएगा। मेरे को सपना आता रहता था कि कुछ हो गया इनको, और मैं एकदम पैनिक में उठता था कि ये तो सुबह का सपना है। तो मैं सोचता था कि मैं काम करता हूँ, मैं 2 बजे तक सो जाता हूँ। अगर मेरी सुबह ही 2 बजे की हो जाएगी तो ये काउंट ही नहीं होएगा। ठीक है, मेरे पापा को लगता था कि मैं इसके लिए चक्कर में एकेडमिक्स में खराब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एंग्जाइटी हो गई है। मैं वैसे ही खराब कर रहा था भाई एकेडमिक्स में। तो उन्होंने ना मेरे को एक बारी अपने चेम्बर में बुलाया बात करने के लिए कि तू इतना रेगुलरली फेल क्यों हो रहा है। और मैं बहुत डरा हुआ था कि आई थिंक आज सेकंड टाइम मार पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि तू किसी चीज़ को लेकर परेशान है क्या, मेरी बीमारी के चक्कर में टेंशन में रहता है। मैं कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कोई और चीज़ को लेके बॉदर्ड है। मैं कहा नहीं। कह रहे हैं ड्रग्स कर रहा है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कह रहे हैं ट्राई तो करे होंगे ड्रग्स। मैं कहा अरे नहीं कर रहे हैं भाई कुछ। कह रहे हैं तो क्या चूतिया है बस। मैं कहा हो सकता है ये। तो इसलिए 2014 में जब उनको किडनी वाला इशू हुआ था तो मैं फुली अवेयर था और फुली एंग्शियस था। ठीक है, वो एक्चुअली ना किडनी डिजीज बाकी बीमारियों से सोशली थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसमें कोई आके नहीं बोलता था कि कुछ भी चाहिए हो तो बताना, क्योंकि सबको डर लगता था भैंस किडनी ना मांगने ये लोग। ये तो दोनों है भी सर्जन, ये तो दोनों है भी सर्जन। पता चला चाय में कुछ मिला दिया, हम उठ रहे हैं यहाँ चीरा लगा हुआ है। थैंक यू, गेट वेल सून। तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर ने बोला था कि आपको, क्योंकि आपकी पहले कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो डायलिसिस ही हम रेकमेंड करेंगे, ट्रांसप्लांट कोई करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, और वो भी ऐसे, ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहे हैं कि डायलिसिस अगर सब सही चलता है तो आपको आराम से 5 साल मिल जाएंगे गिवन योर कंडीशन। बट जब वो शुरू हुई ना तो ऐसा लग रहा था 1 साल भी नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल जा रहा था। रोज कुछ बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, कार्डियक इशू हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि आई थिंक एक हॉस्पिटल ने अग्री करा, तो हमने सोचा कि हम ट्रांसप्लांट के लिए ही जाते हैं। और वो ईयर 2016 में मेरे मम्मी पापा की 25वीं एनिवर्सरी भी थी, तो मम्मी ने कहा फिर यही मेरा गिफ्ट हो गया, किडनी दे दूंगी मैं। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। बट ये बहुत बड़ी सर्जरी थी और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इसमें एंग्शियस नहीं होऊंगा। ठीक है, हेल्प करूंगा घर पे। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि यार मैं तो मेडिकल फैमिली से हूँ, उसकी तो ट्रेनिंग ही यही होती है। आप देखो जब भी पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कितना इमोशन हटा के एकदम ऑब्जेक्टिवली चीज़ें बताता है, भले पेशेंट कितना भी सब्जेक्टिवली ऑब्जॉर्व करे। जैसे ही मैं किडनी चेकअप के लिए गया हुआ था पापा के साथ, तो एक अंकल बैठे हुए थे, वो डॉक्टर से पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर साहब क्या है। उन्होंने कहा अंकल आपका क्रेटिनिन दिन ब दिन बढ़े जा रहा है, तो ये आप जितने भी पोटेशियम बढ़ाने वाले खाने खाते हैं ना, ये आम केला ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। और आपकी डायलिसिस हमें पूरी नहीं पड़ रही है, हफ्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन करनी पड़ेगी। प्लस अब आप डोनर ढूंढना शुरू करिए, ऐसे चल नहीं पाएगा, आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। वो अंकल का पहला सवाल था, डॉक्टर साहब मैं क्या अब कभी भी आम नहीं खा पाऊंगा। डॉक्टर कह रहे आपने आगे पीछे सुना मैंने क्या बोला था। कह रहे हैं आपने तो केला बोला, केला तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, पर आम का तो सीजन आ रखा है। ये कैसी जिंदगी जिसमें आम ना खा सके। भाई मैं उस डॉक्टर के टैक्ट से इतना ज्यादा इम्प्रेस था, उसने वो अंकल को बोला एक काम करना अंकल जी, बर्थडे पे खा लेना। है? कितना स्मार्ट है, एक इमोशनल इवेंट से कनेक्ट कर दिया, साल में एक बार भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो अंकल आए थे, बट अपने बेटे के साथ आए थे, और वो बेटा डॉक्टर पे चढ़ जा रहा, कह रहे आपने क्या बोला इनको, है रोज बैठ के आम खाते रहते हैं। कह रहे मैंने तो बोला था बर्थडे पे खाना है। कह रहे हर किसी की बर्थडे पे आम खाते रहते हैं। आपको सोचना चाहिए ना ये लूपहोल निकालेंगे। मेरे से फेसबुक इंस्टॉल करवा लिया है। उस पर रोल देखते रहते हैं, आज तो मनोहर लाल का बर्थडे है।
हापूसा लेके आओ। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि भाई मैं बहुत इसे ऑब्जेक्टिवली लूंगा, लेकिन ना सर्जरी से 2 रात पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला देख अब तो ऑपरेशन टेबल पे हम दोनों होने वाले हैं, तो अगर सब कुछ ठीक जाता है तो पापा को आराम से 10 साल मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तू देख लियो, हम तेरे को बता के जा रहे हैं किस किस अकाउंट में क्या पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या एसेट्स हैं, ताकि इन केस ऑफ मतलब कुछ हम नहीं रहते हैं तो तू देखियो बड़े बेटे की तरह तुझे कैसे क्या संभालना है। उस टाइम पे मेरे को इतनी 2 स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हिट हुई कि एक तो मैं इसको जितना भी ऑब्जेक्टिवली लेने की कोशिश कर लूँ ये है नहीं, इनने एक सिनेरियो इमेजिन करवा दिया जिसमें इन दोनों में से कोई नहीं है। और दूसरा मुझे रियलाइज हुआ हमारे पास तो अब बहुत पैसे हैं। यार ये लोग भी ना, ये क्यों इतना काम करते रहते हैं, ये भी हमारे साथ लफाड़ीगिरी करें तो। अब जब वो नहीं है तो एक्चुअली मेरे पास है जवाब इसका, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम ही है तो मेरे को अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना है, तो बहुत चुभती है मेरे को ये वाली बात की, इसलिए हमारे पास पैसे हैं। तो वो दोनों सर्जरी के लिए अंदर गए, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और मैंने इससे पहले कभी भाई रियलाइज उनकी आवाज में वो दर्द था भाई, अभी अच्छे से सुनना, लोग हंस रहे हैं बट उनकी आवाज में जो, भाई मैं इमोशनल हो जाऊंगी। पैसा छोड़ के जाना है, तो बहुत चुभती है मेरे को ये वाली बात की, सुनो एक लिमिटेड बार टाइम है तो आवाज। मेरे को अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना है, तो बहुत चुभती है मेरे को ये वाली बात की, इसलिए हमारे पास पैसे हैं। तो वो दोनों भाई सर्जरी के कंट्रोल लिए कितना अंदर कर गए, रहे हैं उनको वो। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और मैंने इससे पहले कभी रियलाइज नहीं करा था कि मम्मी बैक एंड पे क्या क्या काम देखती थी, कि जो वेल विशर्स आ रहे हैं अस्पताल उनको होस्ट करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये भी एक इवेंट ही है जिसमें सारे अंकल वही सेम बातें करे जा रहे हैं, और बेटा तुम लोग कहाँ पे हो आजकल, मेरा भाई कह रहा है टेंशन में हम लोग आजकल, भाई अकेला छोड़ दो हमको। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि सब ऐसा ऑकवर्ड क्यों बैठे हैं, कुछ बात के अंकल मूड लाइट करने के लिए कह रहे हैं ये बढ़िया है, जैसे लोग कुंडलियां मिलाते हैं डॉक्टर उन्हें किडनियां मिला ली हैं। चाओ यार क्या, जो डोनर होता है ना उसकी सर्जरी पहले कंप्लीट हो जाती है, तो मेरी मम्मी को पहले भाई रिकवरिंग ये मुझे ना कभी कभी बहुत सीरियस से लग रहे हैं, मतलब दर्द छुपाना बोलते हैं ना, वैसा वाला फील आ रहा है। मम्मी को पहले रिकवरिंग आईसीयू में लेके आए थे। मेरी मम्मी ड्रिंक नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने इससे पहले उन्हें कभी भंड नहीं देखा था। वो एनेस्थीसिया से निकल ही रही थी और मेरे से पूछी पापा ठीक है, पापा ठीक है, मैं कहा हाँ पापा ठीक है। फिर वो भूल ही गई कि वो आईसीयू में किस कैपेसिटी में है, किस वॉल्यूम पे बात कर रही है, किसी का हार्ट मॉनिटर दिखा के कह रही देख 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 गया 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 गया। भाई ये क्या, ये सब डॉक्टरों के जोक मत करो यहाँ पे। जो रेसिपिएंट होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक फॉरेन ऑर्गन डाला गया है ना, तो इसलिए बॉडी एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए उनकी इम्यूनिटी कम करी जाती है दवाइयाँ देके, ठीक है, इसलिए वो और ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसी भी तरह के वायरस इन्फेक्शन में, इसलिए उनको क्वारंटीन करके रखा जाता है जो रेसिपिएंट होते हैं। ये क्वारंटीन अभी कॉमन शब्द है। 2016 में आप रिश्तेदारों को समझा के दिखाओ कि आप मिल नहीं सकते, अरे हम इतनी दूर से, जमुना पार से, सही बात है। आप मिलोगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चाहे, कह रहे नहीं मिलेंगे तो जो हमारे दिल में एक इन्फेक्शन हो, कैसी बात है भाई ये सब। तो मैं और भाई सबको ना टरकाते रहते थे कि रीनल ट्रांसप्लांट बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ पास है, हम दोनों का ही ऐसे कर करके सबको भगाए जा रहे थे। एक मेरी बुआ ने रजिस्टर कर लिया है कि हम चूना लगा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ एक मैक्स का नकली काट के बना के दिखा के फुल अंदर चली गई रीनल यूनिट में, और पापा की फोटो खींच के बाकी बुआओं को दिखा के चिढ़ा रही है। मैं तो देखा ही, मुझे तो दिख गया, मैं कह रणथंबोर आए हो। रूल तोड़ रहे हो, फोटो खींच रहे हो, मरे पड़े भाई लोग। एक पापा के फ्रेंड है, कह रहे हैं मैं बस एक बार अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। मैं कहा मत जाओ, वो सो रहे हैं, कह रहे हैं मैं कुछ करूंगा, मैं बस एक बार अपनी आंख से उसको देखना चाहता हूँ। उनको कुछ कुछ बोल के मैं अंदर छोड़ के आया, ठीक है, अंदर आधे घंटे तक खड़े रहे, फिर उसके बाद एकदम मुस्कुराते हुए बाहर आए। मैं कहा देख लिया, कह रहे बात भी कर ली। मैं कहा वो तो सो रहे थे ना, कह रहे उठ गए थे। मैं कहा कैसे उठे, कह रहे मैं बोल रहा था ना किशोर किशोर।
मैं कहा क्यों बोल रहे किशोर किशोर? कह रहे मैं इतनी देर से हाथ पकड़ के हिला रहा था तो उठ ही नहीं रहा था। मैं एकदम अंदर गुस्से में गया पापा के पास कि क्या तमाशे लगा रखे लोगों ने। पापा ने कहा ठीक है यार जान दे, कोई बात नहीं, जो करना है लोगों को जो करने दे। फिर मैं देख रहा हूँ साइड में ना अपने फोन वोन में कुछ कुछ करे जा रहे हैं, तो मैं उनका सेंड फोल्डर खोल के देखा, वो लोगों को मैसेज कर रहे थे कि इतनी याद दूर होंगे। आए हो तो कम से कम मिल के तो जाओ। भाई मैं पहली बार ना अपने पापा का एक इरेशनल साइड देखा कि उनको वैसे सबकी नई इन्फेक्शन वायरस सबसे दूर रहना चाहिए, लेकिन बीमारी के टाइम पे जितने मैक्सिमम लोग आए उनको लगता था वाह भाई सक्सेसफुल। फुल काउंट रखने अपने मन में कि इस बार तो इतने सारे लोग आ गए हैं। मैं उनसे बोला मैं ना ये फोन ही कन्फेस्केट कर रहा हूँ। अरे मैं इतना बोर, मैं कहा आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ मैं ये। वो ठीक होके आए घर, ठीक है, और फिर तो सब सारे रिश्तेदारों ने वापस आना शुरू कर दिया, आना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। रोज प्रे करती थी मैं, तभी ठीक हुआ है। तेरे बराबर के वजन के पल्सेस मैं मंदिर में चढ़ा के आती थी। मम्मी ने कहा इसका क्या मतलब है? कह रहे भगवान देख लेते थे ना 73.5 73.5 तो समझ जाते थे इसी को ब्लेस करना है। पापा ने कहा उनको ये कैसे समझ में आता था कि किडनी की ही दिक्कत सॉल्व करनी? कह रही मैं राजमा चढ़ा के आती थी ना। सॉरी भाई हम बेवकूफ हैं यार, हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं हमें। वो हमारे घी कनस्तर वाले अंकल भी आ गए कि एक बार 7 बार ये। मैं कहा फिर तो ट्रांसप्लांटेड किडनी भिखारियों में चली जाएगी ना। मैं आता हूँ 1 मिनट रुको, आता हूँ ये। तो उन्होंने बोला था कि ये ठीक चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन आप कोई भी वायरस वगैरह से बहुत दूर रहिएगा, सब मास्क वास्क पहन के घूमिएगा। और मैं बहुत एंशियस रहता था कि कुछ भी बीमारी होती थी लंबे टाइम तक चलती थी। आई थिंक मेरी एंग्जाइटी कोविड में पीक करी थी, क्योंकि तब तो सब यही कह रहे थे कि जिसको भी कोई और कॉम्प्लिकेशन है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो एक्स्ट्रा रिस्क पे है। और तो हमने रोक ही लिया था पापा को कि बाहर नहीं जाओगे भाई, कई काम वाम पे नहीं जाओगे, चुपचाप घर पे बैठो, ठीक है। वो इतना बोर होते रहते थे, कह रहे मैं क्या करूँ घर पे। मैं कहा मूवी देखो हमारे साथ है, बिठा के मैं हैरी पॉटर दिखा रहा हूँ उनको। इतने आधे मन से देख रहे हैं। 7th पार्ट पे मैंने उनसे पूछा हैरी के बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। कह रहे रेहान। वीजली खाला का छठा लड़का। एक्चुअली ना मेरे पापा पिक्चरें भी बहुत डॉक्टर टाइप ही देखते थे, कि देखते थे एकदम फिर सो जाते थे, फिर उठ जाते थे, कितने लोग मर गए, कितने बचे हुए हैं, हॉगवर्ट्स में इतने बेड हैं। अरे भाई ये सब ट्राई कर लिया हमने उनको डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। जैसे मैं उनको बोला कि हम जैसे निशा मधुलिका देख के ये सब खाना वाना बना रहे हैं, आप कुछ बढ़िया डेजर्ट बना के खिलाओ कुछ। मैं सोचता था उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दूंगा, कलाकंद, तो उसमें बिजी रहेंगे। मैं भूल जाता था कि ये सर्जन है इतना सुंदर कलाकंद, उस पर पतले पतले स्लीवर्स बादाम के कटे हुए रखे हुए हैं। कह रहे पेशाब के रास्ते को ऐसे से ऐसे कर देता हूं मैं। बादाम नहीं काट पाऊंगा मैं। वो कह रहे मेरे को प्लीज काम पे जाने दो। मैं कहा भाई अभी क्या, आप तो कोई पैसे का भी। कह रहे पैसे कुछ नहीं है मेरे को बस काम करना अच्छा लगता है। मैं कहा अरे आप बीमार हो जाओगे। कह रहे तो अगर मैं बीमार हो जाऊं उस पर बच्चे मरते रहें तो क्या बोलोगे आप इस पे? जाओ भाई फिर ठीक है काम करना है। अगस्त 2020 में उन्होंने काम करना शुरू करा। सितंबर तक उनको बहुत सीरियस कोविड हो गया, ठीक है, फिर से मैक्स में उनको एडमिट करवाना पड़ा। इस टाइम पे बाय द वे कोई रिश्तेदार नहीं जा रहे अंदर, है ना, क्योंकि अब उनको भी वायरस वापस हो सकता है। सिर्फ मेरे घी कनस्तर वाले अंकल एक्टिवेट हो गए थे कि अब तो मेरी टेक्निक एकदम फ्लॉलेसली काम कर रही है। अच्छा भिखारियों को भी कोविड हो जाता है, जो लेके जा रहा है उसको भी कोविड हो जाता है। मैं कहा अरे वो डिजीज इन्फेक्शियस कर रहा है। हेटर्स गोना हेट। आप स्विफ्टी हो? उस टाइम पे बहुत टेंशन होती रहती थी, क्योंकि एक तो देखने नहीं मिल रहा था कि क्या है, हॉस्पिटल सामने एक्सेस ही नहीं है, और दूसरा फिर उनकी ऑक्सीजन भी शुरू हुई थी, और यही एक ट्रेजेक्टरी चलती थी उस टाइम पे कि इसकी ऑक्सीजन शुरू हुई है, फिर वो बाईपैप पे जा रहे हैं, फिर वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं।
तो बहुत टेंशन में हम बैठे थे कि क्या कैसे होएगा। डॉक्टर्स भी सब वहाँ पे अंदर बिजी रहते थे क्योंकि इतने ओवरवर्क थे डॉक्टर्स। थैंकफुली पापा को पूरा ट्रीटमेंट खुद ही पता था, तो वो खुद ही सारा ट्रीटमेंट वगैरह लेके वापस आ गए थे और 17 दिन आई थिंक एडमिटेड रहे थे, फिर डिस्चार्ज होके आ गए थे। नाइस। ये 2020 में हुआ था। 2022 में फिर इनकी हार्ट में कुछ ब्लॉकेज दिखाई दी और इनकी जाके हमें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी, जिसमें उन्होंने 2 स्टेंट डाले। उस दिन मैक्स वालों ने हमें एक प्लेटिनम कार्ड बना के दे दिया। कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप बहुत बिजनेस लाते हो, आपकी वैले पार्किंग फ्री है। somehow ना मेरे मन में भी उस टाइम पे ना एक पैटर्न सा सेट होने लग गया कि आई थिंक मैं खामखाई टेंशन लेता हूँ। एक ये ऐसे ये बीमार होते हैं, फिर एडमिट होते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा बीमार होते हैं, फिर उसके बाद ठीक सही होना बात शुरू होते हैं, फिर ये बिल में कुछ गलतियाँ निकालते हैं, फिर बेहतर हो जाते हैं, फिर इंश्योरेंस के जब क्लेम आ जाता है तो पूरे ठीक हो जाते हैं ये। तो मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और ये ना एक्चुअली जब ऐसे बीमार होकर वापस ठीक हो रहे थे तो उस टाइम पे इनको समझ ही नहीं आता था क्या करें, कुछ पेंटिंग करते रहते थे। एक बार इनने मेरे से बोला था कि मेरा बहुत मन है कि मैं किताब लिखूं, तो मेरी हेल्प करियो किताब लिखने में, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ, किसी को पता ही नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ एक मैं माई मीटिंग्स विद डेथ करके एक किताब लिखूँ। और मैं तभी सोच रहा था कि किताब विताब कौन पढ़ता है, मैं स्टैंड अप बनाऊंगा भाई आप लोग के बारे में, सारे जोक्स में छुपा के आपके और मम्मी की बहादुरी की सारे कहानी सुना दिया करूँगा। और मैंने ये मीटिंग्स विद डेथ भी मेरे को अच्छा वो नहीं लगा था। मैं सोचा था कि ये इतनी बार जो रिकवर होके आए हैं इसमें हमेशा डॉक्टरों का ही कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें सबसे मेजर जो डॉक्टर्स हैं जिनने कंट्रीब्यूट करा उन दोनों का नाम डॉक्टर पंजवानी है। तो मैं हमेशा से सोचा था कि मैं डॉक्टर पंजवानी नाम का एक शो ओह बनाऊंगा, अच्छा, तभी। ठीक है। और मैं आई थिंक अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर में काम करना शुरू करा था कि मैं इनको दिखाऊंगा, इनको बुलाऊंगा, और मैंने पूरा वो करके रखा था कि मैं इनको बताऊंगा नहीं कि इनके बारे में शो है, बस ऐसे बोलूंगा कि चलो गाड़ी में घुमा के लेके आता हूँ और बुला के शो दिखा दूंगा कि इस बार मेरा काम पे आ जाओ तुम। ये मैं सब बस ऐसे प्लान ही करता रह गया, इसमें से कुछ कर नहीं पाया मैं, क्योंकि जो इनको जून में 2025 में वो ग्रोथ दिखी थी वो कैंसर ही था, ठीक है। और उसमें लेकिन उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, ये तो बहुत अर्ली स्टेज कैंसर है, इसमें कुछ बस एक टंग का पोर्शन जैसे पहले निकाला था वही निकालेंगे, अगर नेक तक स्प्रेड हो गया होता तो सीरियस होता, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो एक जून में सर्जरी हुई, फिर अगस्त में फिर नहीं से यहाँ पे यार ग्रोथ भाई दिखाई नहीं। दी। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्प्रेड हो गया होगा, पहले डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो पूरी नेक खोलनी पड़ेगी, वहाँ से लिम्फ नोड्स पता नहीं निकालेंगे। चलता है क्या? पर उन्होंने कहा लेकिन आप ये सीरियस तो है लेकिन चिंता मत करो, क्यूरेटिव ही है ये, सर्जरी से रिकवर करे। उन्होंने बोला कि आप रेडिएशन करा लीजिए, क्यूरेटिव है, चिंता मत करिए। और मैं बार बार सुने जा रहा था क्यों क्यूरेटिव क्या बोलते रहते हैं, इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट पैलिएटिव होता है, जिसमें पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो सबका फोकस रहता है कि उनका जितना लिमिटेड टाइम है उसमें उनका पेन कम करा जाए। तो मैं कहा ठीक है, फिर हम क्यूरेटिव रेडिएशन कराएंगे, इतनी सारी चीज़ें ओवरकम करें, ये भी कर ही लेंगे। पता नहीं क्यों लग रहा था कि रेडिएशन बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत ही मुश्किल था रेडिएशन, ठीक है। सितंबर से चलता रहता था रेडिएशन, और उनको अल्सर्स होते रहते थे, खाने में दिक्कत होती रहती थी, और मेरे साथ ही रहते थे गुड़गांव में, तो मेरे को पूरा दिखता रहता था कि कितने पेन में। एक पॉइंट आया था कि जिसमें ना वो खाना कुछ खा ही नहीं पाते थे, सिर्फ खिचड़ी पीते थे स्ट्रॉ से। मैं इसमें फुल अपनी वाइफ को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैं वो सिर्फ खिचड़ी खाते थे दिन रात, उसी में मेरी वाइफ इतने वेरिएशन कर देती थी। मैं उसका इतने साल से मजाक उड़ाता आया हूँ कि तुम बंगाली बस खाने को लेके पागल हो। मेरे पापा को हर बार वो खिचड़ी अलग मील टाइप का ही फील करा देती थी, और बहुत सरप्राइज रहते थे पापा कि ये तो बहुत ध्यान रखती है हम लोग का। मैं तो पहले ही बोला था एक अच्छी बहू आएगी। अरे यार बाय द वे वो जब मेरे साथ गुड़गांव में रहते थे तो वो नहीं है ना। मंडे टू फ्राइडे जब रेडिएशन होती थी तब रहते थे, सैटरडे संडे वो आगरा चले जाते थे बच्चे ऑपरेट करना है। भाई इसने मेरे पे इतना प्रेशर डाला है काम कंटिन्यू करते रहने का, क्योंकि मैं क्या किसी को एक्सक्यूज दूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा शो करने, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। ओ फक, कहाँ पे वो तो काम पे गए हुए हैं। तो मैं भी फिर यही डॉक्टर पंजवानी वाले शो पे ही काम करता रहता था कि चलो मैं भी करता रहूँगा। इनकी 13 नवंबर को ख़त्म हो रही है रेडिएशन, एक महीना रिकवर करेंगे। 13 दिसंबर को मैंने यही वेन्यू पे डेट लेके रखी थी कि यहाँ पे इनको मैं बुलाऊंगा, यहाँ पे शो दिखाऊंगा। जिस दिन उनकी रेडिएशन की लास्ट वो थी ना सेशन, तो उस दिन बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई। क्रेटनिन बढ़ रहा था उनका, फिर यहाँ पे से कुछ फ्लूइड मुझे जमा हो रहा था, गूज़बम्प्स प्लूरल आ फ्लूइड रहे। लंग में। तो फिर से हमने मैक्स में एडमिट करवाया, और इस बार टेस्ट में कुछ निकल ही नहीं रहा था कि है क्या, कुछ डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रही थी। इनफैक्ट एक दिन उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको आईसीयू ही शिफ्ट करना पड़ा, और
आईसीयू में फिर से हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो पूरे दिन ऐसे बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। हम जब गए तो इतने बेचारे दुखी थे, कह रहे थे मेरे को प्लीज़ यहाँ से ले चलो, क्रेटनिन मेरा स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है, आगरा में अच्छा इंटेंसिव केयर है, ये वहाँ पे देख लेंगे कि जो भी निकलेगा उसका वहाँ ट्रीटमेंट कर लेंगे। मैं कहा आप कोई और चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? कह रहे हैं इस आईसीयू में जितने भी लोग हैं सब टर्मिनली इल हैं, कोई भी कॉन्शियस नहीं है, तो नर्सों को लगता है कोई नहीं देख रहा है, बैठ के रील बनाती रहती है। मैं कहा लड़कियां लफाड़ीगिरी कर रही हैं? कह रही हैं लड़कियां लफाड़ीगिरी कर रही हैं यार। आई थिंक ये उनका बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जब हम आगरा गए तो हम पूरे टाइम साथ रह पा रहे थे, केयर गिविंग कर पा रहे थे। लेकिन केयर गिविंग मुझे लग रहा था कि एक अच्छी चीज़ है, उनको बहुत चुभ रही थी वाली बात। वो बहुत ऐसे इंडिपेंडेंट रहे हैं, किसी से कोई पानी वानी का ग्लास भी नहीं मांगते थे, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि भाई वॉशरूम भी ये बच्चे करा रहे हैं, मेरे को डाइपर बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ ठीक भी नहीं हो रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। रोज नया ट्रीटमेंट ट्राई करते थे, कभी कभार कुछ दवाई का रिएक्शन हो जाता था, एकदम ड्राउजी हो जाते थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, तो वो ट्यूब से डाल रहे थे और फिर कहते थे मेरे को प्लीज खाने को परेशान मत करो लेके, गुस्सा हो जाते थे एकदम। फिर थोड़ी देर बाद बुला के कहते थे सॉरी यार बुरा मत मानना, मैं बस नशे में हूँ दवाइयों के, तो कुछ बोल देता हूँ। मैं कहा कोई और चीज़ से परेशान हो क्या? कह रहे हैं मुझे लग रहा है तुम सब ने मेरे को नंगा देख लिया है। सीरियसली? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको कंफर्ट करने के लिए बोल दूं कि अरे एक बार जब हम स्विमिंग करने गए थे गलती से मैंने तब भी आपको पहले देख रखा है मैंने ये। कह रहे अच्छा अगर कंपटीशन है, तू जब पैदा हुआ था मैंने तेरे को तभी नंगा देख लिया था। आई थिंक ये लास्ट मस्ती की बात थी जो मैंने अपने पापा के साथ करी थी, क्योंकि उसके ना नेक्स्ट डे वो डायग्नोसिस बन गई कि हुआ क्या था। वो उनको कैंसर ही था जो स्प्रेड हो गया था, तभी वो लंग में बार बार फ्लूइड भरे जा रहा था। और हमने बहुत पता करा कि क्या कुछ और अब इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, कहीं और कुछ ट्रीटमेंट बचा है। सब डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं कुछ, अभी आप पैलिएटिव केयर पे फोकस करिए, ठीक है, तो और आपको कुछ बात करनी है उनसे तो कर लो। कोई कुछ ऐसा था नहीं जो उनसे कुछ ऐसा अनसेट था, क्योंकि वो खुद बहुत ऐसे अफेक्शनेट से इंसान रहे हैं कि जैसे सबका अपने बापों से बहुत डर के रहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे को जाते टाइम अपने पापा को बोलना था जो मैंने पहले कभी नहीं बोला था, या जो उनने कभी मेरे को नहीं बोला हुआ था। तो हम सब बस फोकस कर रहे थे कि हम पैलिएटिव केयर पे ही इनका जितना दर्द कम कर सकते हैं करेंगे। उसके नेक्स्ट डे आई थिंक ये वेंटिलेटर पे भी आ गए थे, और तब पूरे आगरा में बात फैल गई कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो सब बस भर भर के आए जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, और पापा को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार कितना बिल्कुल स्कोर बढ़ा ही जा रहा है। जो बेवकूफ़ है उनको भी बुला ले रहे हैं कि आ बुला दे, मेरा अभी नंबर सही हो जाएगा आज का। बात नहीं कर पा रहे मेरे पापा, लेकिन लिख लिख के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैकियोस्टमी रखी है ना, तो उसमें बोल नहीं पाते हैं, तो वो लिख के करे जा रहे हैं कम्युनिकेट कैसे हो क्या है। कुछ कुछ डॉक्टर जो ऐसे ओवर एक्टिंग करे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरे पापा लिख के मेरे से पूछ रहे हैं व्हेन विल दिस इडियट लीव। वो कह रहे क्या लिख रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कहा आई लव यू लिख रहे हैं आपको, आई लव यू। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। हमने सोचा था कि हम इनको नहीं बताएंगे कि इनको क्या चल रहा है, बट सबको ऐसे लगता है कि भाई वो इतने कॉम्पिटेंट सर्जन थे, उनको समझ में तो आ ही गया होगा कि कितना भी छुपा छुपा के चल रहे हैं। पर मैं पूरी कोशिश करता था कि जब तक मैं सामने जाऊंगा भाई रोऊंगा नहीं, जो भी उनको चाहिए होगा लिख लिख के बताते रहते थे, सब करता रहता था। बट धीरे धीरे तबीयत इतनी खराब होती गई उनकी कि एक पॉइंट पे ना लिखा ही नहीं जा रहा था उनसे, फुल उनका ऐसे हाथ कांपे जा रहा है। और मेरे को उस टाइम पे अपना फुल एग्जिस्टेंस इतना पॉइंटलेस लग रहा था कि भाई मैं सब फालतू लोगों को हंसा के क्या हीरो बनता हूँ, है जो मेरी लाइफ का एंकर है उसको हंसाना तो बहुत दूर की बात, उसको प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं एकदम ऐसे रोने सा लग गया, और मेरे पापा ने देख लिया, ठीक है, वो इतने डिस्कम्फर्ट में थे, यहाँ से ट्यूब निकल रही है, यहाँ से ट्रैकियोस्टमी की ट्यूब है, कैथेटर डला हुआ है, इन्फ्यूजन पंप ड्रिप पता नहीं कितनी चले जा रही हैं, यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है। तो उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर हटा के मुझे ऐसे कंफर्ट करने लग गए। इसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, और जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन मैं बहुत रिलीव्ड था। ग्रीफ का कोई भी ये वाला फेज नहीं बताता है कि अगर आप किसी को बीमारी में लंबे टाइम सफर करते हुए देखो, तो जब वो जाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई इनका दर्द तो कम से कम खत्म हो गया है। आई थिंक हम लोग बहुत डीप आ चुके हैं शो में कि मैं स्विच करके आपको मेरे बाल झड़ रहे हैं बता दूं।
आपको बताना चाहूँगा कि जब क्रिमेशन से जस्ट पहले जो बंदा मेरे बाल छीलने आया था, उसने वो छीलते टाइम मेरे से बोला कि आपकी तो बहुत थिनिंग हो रही है भैया। मुझे आज तो छोड़ दे यार, हैं? समझ में आता है तुम सैलून क्या में जब बदतमीजी है इनसिक्योर भाई करते हो, ये। कुछ ट्रीटमेंट बेचते हो, तुम मेरे को क्या आज क्रिमेशन से पहले हेयर स्पा लगा कर देगा। उसके बाद एक्चुअली सब कुछ ब्लर ही था मेरे लिए। सब ऐसे सारे बुड्ढे बस एक्टिवेटेड घूमे जा रहे हैं कि ये रिचुअल नहीं है, ये है क्या है। और मैं उनको बोल रहा हूँ आप चिंता मत करो, जब आप मरोगे तब सब करूंगा मैं, ठीक है। मेरे को कुछ, मेरा जो भी बचा कुचा विश्वास था भगवान पे वो भी खत्म हो गया था कि भाई कोई रीजन नहीं था मेरे पापा को इतनी तकलीफ देने का, ठीक है। लेकिन मैं सोचा जो जो मैंने अपने पापा को अपने दादाजी के टाइम रिचुअल करते देखा है, मैं सेम वो सारे करूंगा। उनने बाल छिलवाए थे, मैं बाल छिलवाऊंगा। जैसे उन्होंने क्रिमेशन करा था, मैं एकदम दिमाग बंद करके वैसे सारी चीजें कराऊंगा। जो चीजें मैंने नहीं देखी थी तब, वो मेरे को फुल बाय सरप्राइज हिट कर जाया करती थी, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता था क्रिमेशन के नेक्स्ट डे जब आप अस्थि फूल लेने जाते हो, मुझे लगता था वो एशेज ही होती हैं जो मैहूना के कलश टाइप में पड़ी हुई होती हैं। वो उसमें इतनी लंबी लंबी हड्डियों के हिस्से होते हैं। पता नहीं मेरे को क्यों इतनी बुरी तरह अफेक्ट कर रहा था वो देख के। उसके बाद उठावनी हुई, उसमें 1,000 लोग आए, जो आई थिंक मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता कि इतने सारे लोग आए। उसके थोड़े टाइम बाद वो अस्थि विसर्जन करने के लिए मेरे पापा के बहुत क्लोज दोस्त थे, वो चाचू भी हमारे कज़न, तो वो मेरे को हरिद्वार लेके गए, ठीक है। तो जो भी एक हर एक फैमिली का एक पंडित होता है जिसने उस फैमिली के सारे क्रियाक्रम करे होते हैं, तो उसने कितना बड़ा सा स्क्रोल मेरे को खोल के दिखाया कि जब मेरे पापा 33 के थे तब वो अपनी मम्मी की, मतलब मेरी दादी की अस्थियाँ लेके वहाँ पे आए थे। वो मेरे को देख के ना कुछ ऐसा लगा कि मैं भी अभी 33 का हूँ। मेरे पापा ने तो सारी कितनी बहादुरी से सारी चीज़ें करी हैं, मैं भी थोड़ा हिम्मत रख के करूँगा ये सब कुछ। लेकिन मैं फिर जब वो विसर्जन करने गया भाई, मैं फिर मेरी सारी हिम्मत टूट गई। और मेरे को समझ में भी आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा था मैं इनको बस स्टेप बाय स्टेप बस खोता ही रहूं। पहले पहले आवाज चली गई, कॉन्शियसनेस चला गया, अब ये भी चला जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं ग्रीफ के कौन से फेज में हूँ, बट मैं ये ग्रीफ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि अगर ये भी चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा उनका। और मुझे वैसे भी एक बेवकूफ ने बोला है, ग्रीफ इज जस्ट लव। तो मैं मिस करता रहता हूँ उनको, और मुझे अभी भी सपने आते हैं उनके, और मेरे को बिल्कुल चुभता नहीं है। पर एक चीज़ मुझे पता है जो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अभी भी जब उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो ये जो लास्ट के 6 महीने ये बहुत डोमिनेंट है मेरी मेमोरी में। बट उससे पहले की तो पूरी ज़िंदगी सारी अच्छी मेमोरीज ही रही हुई हैं। मेरी मम्मी भी कहती हैं कि उनने इतनी जिंदा दिली से ज़िंदगी जी है। हम उनके बारे में बात करें तो सिर्फ उनकी तकलीफ़ों के बारे में थोड़ी ना बात करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो मैं जाने से पहले आपको बस एक यही स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैंने बहुत ढूंढ के एक हैप्पी मेमोरी निकाली उनके साथ, जो सारी बीमारियों से पहले है, और ये अभी रेट्रोस्पेक्ट में हैप्पी मेमोरी है। जब ये हुई थी मैं तब भी रो रहा था, क्योंकि ये तब की बात है जब इकलौती बार उनने मेरे पे और भाई पे हाथ उठाया था, ठीक है। मेरे पापा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मारते थे, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे पापा को स्कूल में जिसमें वो प्रिंसिपल थे वहाँ पे पब्लिकली बहुत पीटा करते थे। ऑल्दो मेरे दादाजी का साइड सुनोगे तो आप फुल उन्हीं का ही साइड लोग हैं। क्योंकि मैं उनसे पूछता था कि आप क्यों मारते थे उनको, कह रहे हैं टीचरों को चौक मारता था। मैं कहा आपको कैसे पता कि यही मारते थे? कह रहा है ये टीचरों को नाम से बुला के, आई कांटेक्ट करके, घनश्याम दास करके मारा करते थे। तो जब मैं 4th में था, ठीक है, मेरा भाई 1st में था, तब हम लोग फैमिली ट्रिप पे तिरुवनंतपुरम गए थे। मुझे मालूम है उसे त्रिवेंद्रम बोलते हैं, बट बचपन में तो आप ऐसे स्पेलिंग से ही याद रखते हो ना कि हम तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है। बड़ी तो हिम्मत वहाँ है पे इनके मेरे पास। मम्मी पापा कुछ तो वो साड़ी वाले से कुछ बार्गेन कर रहे थे कि कम कर दो, हम बदले में चीरा लगा देंगे, ठीक है। और मैं और भाई अनअटेंडेड बस भागे जा रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना एक मार्बल के स्लैब के नीचे उन्होंने एक हैवी एम्ब्रॉयडरी की साड़ियों वाला सेक्शन बहुत सुंदर सा लाइट वाइट कांच लगा के सजाया हुआ था। मैं और भाई इतने फैसिनेटेड थे, हम लटक के उस पर देखे जा रहे थे। वो फुल स्लैब उलट गया, ठीक है, सारी लाइटें टूट गई, सारी साड़ियों में कांच के हिस्से घुस गए, और मेरे को पेरिफेरल विजन से दिखा
कि पापा ऐसे भागते हुए आ रहे हैं। मुझे लगा ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों को कुछ कांच वांच तो नहीं लग गया है। भाई उन्होंने फुल स्पीड में आके मेरे को और भाई को एक सिंगल थप्पड़ मार दिया। जैसे वो टीटी का स्विंग नहीं करते हैं, जो एम्प्लॉयज स्लैब टूटने की आवाज से नहीं आए थे, वो थप्पड़ की आवाज से आ गए सारे के सारे और कह रहे व्हाट हैपेंड, कह रहे व्हाट हैपेंड, एक एक साड़ी आपकी पूरी बर्बाद, कम से कम 10-10 हजार की एक एक साड़ी। वो कह रहे नहीं नहीं सर ये तो 25,000 है। वो कह रहे 25,000 अबव की साड़ी है ये। रुकिए आपको मैं इनकी लास्ट से आज हैवी एम्ब्रॉयडरी करके दिखाता हूँ। वो कह रहे सर आप लोग क्या, मेरी मम्मी समझ गई कि पापा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे सर प्लीज साइड हो जाइए सब लोग और कुछ डंडा वंडा दे दीजिए, इन बच्चों को यही पीटना जरूरी है। वो कह रहे यहाँ, कह रहे क्राइम यही करा है ना बच्चों ने, तो जब तक जस्टिस यहाँ नहीं देंगे तब तक सीखेंगे कैसे बच्चे। वो कह रहे मैडम आपको बच्चों को जो सिखाने सिखाओ, आप लोग बाहर जाओ यहाँ से। पापा कह रहे नहीं नहीं अब तो मैं इनकी लाश यहीं गाड़ के ही जाऊंगा। वो कह रहे आप लोग प्लीज यहाँ से बाहर जाओ, आप लोग कहीं बाहर, कहाँ से आप लोग, यूपी, आप लोग प्लीज बाहर जाओ यहाँ से। पापा मेरे को और भाई को ऐसे घसीटते हुए बाहर ले गए, चलो साले। जैसे ही बाहर पहला कदम नॉर्मल रखा कहते हैं सॉरी यार अगर अंदर में लपड़ नहीं मारता तो लाखों का फटका लग जाता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम और का बंदा ये गॉड, मुझे नहीं पता भाई कैसे बोलना है, लेकिन मेरी आवाज नहीं आएगी अब। गाइस मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है, बहुत दिक्कत है भाई। ये स्टैंड अप, ये कैसे स्टैंड अप हो रहे हैं आजकल। मेरी आवाज ना थोड़ी मोटी है तो बहुत जल्दी बैठ जाती है गाइस। भाई ये कैसे स्टैंड अप हो रहे हैं आजकल, मतलब एक समय रहना का था भाई। गॉड मैं तभी सोचू इतनी डिमांड क्यों आ रही है भाई सडनली। माफी चाहूंगी भाई, ये मतलब इस चीज के लिए गाइस बहुत हिम्मत चाहिए। जिस तरीके से ये लोग खड़े होके बात बताते हैं ना, समझ रहे ना कि इसमें भी लोगों ने कहा था कि एक्ट करता है, ऐसा ही है ऐसा ही है। भाई अपने दर्द को छुपाना हंसते हुए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो लोग फील भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा दिखा रहे हैं कि हम फील नहीं कर रहे, वही तो आर्ट है यार। तो इन्होंने भी जस्ट वैसा ही किया भाई, खतरनाक कर दिया है। एक टाइम हुआ करता था जाकिर खान की, मैं ऐसे देख के मतलब इतना इमोशनल फील करती थी भाई। कभी नहीं सोचा था कि समय की ऐसे देख के फील होगा। उसके बाद चिराग यार, अच्छा लग रहा है कि यार हाँ ये लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं, हम लोग फील कर सकते हैं। मैं मेरी ना कैट एक्सपायर हुई थी, तो मेरे माइंड में बस उसका ही चल रहा था। जैसे जैसे चीजें ये बता रही थी ना, तो वो ज्यादा कनेक्ट होके ज्यादा लगता है धुना धुना हो गया। बाकी तो गाइस मुझे लगता है आप लोग ने भी ऐसा ही फील किया होगा। कैमरे के आगे बैठ के सुना बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा। आई मैं एडिटिंग करूंगी ना, मैं तब भी हो जाती हूँ अपने आप को देख के। बहुत गंदा फील होता है यार ऐसे। चलो ठीक है गाइस, उसको एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग ने एंजॉय करा होगा, मजा तो आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।